यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जून 2023 में जो एंटी नेट का पेपर होना है वो अपना 13 जून से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी कौन सा पेपर किस डेट को होगा वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये पता है कि 13 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक अपने एंटी नेट के जून 23 के एग्जाम होने वाले हैं। अब एग्जाम में जाने से पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग बढ़िया तरीके से जो है वो सिलेबस को रिवाइज करके जाए, ताकि पेपर में जब हम बैठे तो हम यूज टू हो उन सब टॉपिक से जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और वो पॉसिबल तभी होगा अगर आप एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार जो है वो रिवीजन करके जाए। और आपकी रिवीजन को और भी बेटर करने के लिए हम लोगों ने रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर अभी हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 के अंदर जो यूनिट नंबर 6 था लॉजिकल रीजनिंग का, उसके 2 लेक्चर हमने लगाए, जिसमें एक के अंदर तो हमने पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक कवर किया, और कल का जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किया है पूरा लॉजिकल रीजनिंग को। ओके जी, तो अब हम जो है वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर नंबर 1 तो हमारा शुरू हो गया, तो अल्टरनेट डेज के अंदर पेपर 1 की तो रिवीजन वीडियो आएगा, और साथ में पेपर नंबर 2 जो है अपना कॉमर्स का जो एक्सक्लूसिव हमारा एग्जाम होता है, कॉमर्स का जो अपना सब्जेक्ट का जो पेपर है उसके रिवीजन वीडियोस को हम आज के क्लास में जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत यूनिट 1 से अब की बार ना करके, वैसे हमेशा हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, बट अब की बार हम यूनिट नंबर 10 से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉर द इनकम टैक्स। ये जो हमारा इनकम टैक्स का बुक जो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, इससे हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। इनकम टैक्स जो है वो हम पूरा का पूरा जो है रिवाइज करेंगे। आप लोगों को मालूम है इनकम टैक्स के अंदर हमने जो है वो पूरे एंटायर सिलेबस को 4 अलग अलग सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जो 4 सेक्शन है वो कौन कौन से देख लो। ये 4 सेक्शन थे हमारे। ये यूनिट 1 था जिसके अंदर टोटल मिला के 14 चैप्टर्स है। यूनिट 2 के अंदर ये 2 चैप्टर हैं। यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का और मैट का। और यूनिट 4 के अंदर हमारे 3 चैप्टर है, टीडीएस टीसीएस का, एडवांस टैक्स का और आपका ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का। ये जो पूरा एंटायर सिलेबस है इसको हमने जो है रिवीजन वीडियोस के लिए 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया है। ये पूरे इनकम टैक्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली ना हो तो हमने लगभग कोई 50 एक लेक्चर जो है वो लगाए हैं। लगभग 50 लेक्चर जो है ऑलरेडी हम इसके ऊपर जो है वो लगा चुके हैं, 50 लेक्चर। अब जो है वो बात आती है कि हम अब क्या करेंगे इसके अंदर। तो अभी जो है वो हम लोग ये 50 लेक्चर में जो भी हमने काम किया है वो सारा का सारा काम जो है वो हम लोग 3 लेक्चर के अंदर जो है निपटाएंगे। पूरा का पूरा एंटायर जो अपना सिलेबस है उसको 3 लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। अब क्या क्या कवर करेंगे, कैसे कैसे होगा, तो देखो आज का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम लोग जो है वो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर, जिसके अंदर इनकम टैक्स के रेट्स हो गया, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स हो गया जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, फिर रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाला चैप्टर और एक एग्रीकल्चर है, ये कवर करेंगे। प्लस में 5 हेड के बाद में जो रिमेनिंग 5 चैप्टर रह गए हैं, डिडक्शंस का चैप्टर अपना चैप्टर 6 की डिडक्शन, मैट का टॉपिक, एएमटी का टॉपिक हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्लबिंग का टॉपिक हो गया और एग्जामिनेशन का टॉपिक हो गया। ये 9 चैप्टर्स हम आज के वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो सेकंड पार्ट होगा इनकम टैक्स रिवीजन का, उसके अंदर हम 5 चैप्टर को कवर करेंगे लेक्चर सेकंड में, चैप्टर 5 से लेकर के 9 तक। और उससे अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम लोग जो है वो ये 7 चैप्टर जो हमारे पेंडिंग रह जाएंगे इनको हम कवर करेंगे। तो ये जो बुक है, ये बुक अपना ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है क्योंकि नई बुक भी हमारी जो छप के आ गई है। ये हमारा फाइनेंस एक्ट 2022 की बुक, फाइनेंस एक्ट 2022 जिसका प्रीवियस ईयर है 22-23 और असेसमेंट ईयर है 23-24, जो आपको पढ़ के जाना है। अभी वो जो भी कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। अभी ये नई बुक के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपके पास तो ये वाली बुक है। अब आप क्या करेंगे, ये बुक खोल के बैठिए, रिवीजन वीडियो लगाना शुरू कीजिए। जहां जहां पे माइनर से चेंजेस है, वैसे मैंने अपना जो टेलीग्राम के ऊपर जो हमारा पेड ग्रुप है, मैंने वहां पे आपको एक पीडीएफ जो है वो शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने पेज वाइज जो है वो अमेंडमेंट बता दिया था कि किस चैप्टर में कौन से पेज पे क्या अमेंडमेंट है। तो आई होप आपने वो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे 9 चैप्टर्स को अमेंडेड, बिल्कुल, मतलब इसके अलावा आपको कोई भी अमेंडमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब कुछ इसके अंदर मैं आपको इंक्लूड करवा कर दूंगा, ओके जी। तो अभी पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे इनकम टैक्स से, ये जब कंप्लीट होगा फिर हम करेंगे हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो हम करेंगे, देन ग्रेजुअली सारे के सारे जो टॉपिक है उनको हम लोग जो रिवाइज करेंगे, ओके जी सर। तो शुरुआत करते हैं इसको। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जो दिसंबर 2023 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच होता है उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो कंप्लीट जो है वो कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 दोनों के स्टडी मेट प्रोवाइड किया जाएगा।
अलग अलग सेपरेट बुक्स हमने बना रखी हैं। जैसे अभी इनकम टैक्स हम देखेंगे तो ये हमारा इनकम टैक्स का बुक है। इस तरीके से 10 किताबें आपको पेपर 1 की मिलेंगी और 10 किताबें आपको पेपर नंबर 2 की अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो 20 किताबें तो आपको मिलेंगी, आपके होम एड्रेस पे आएंगी, प्लस आपको हर यूनिट के चैप्टर वाइज जो है वो आपको लेक्चर्स, कंप्लीट डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे। आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी आप उनको जो है वो लगा सकते हैं। प्लस आपको जो है वो मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन वीडियोस, हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो, लाइक जैसे अभी हम ये कर रहे हैं इस तरीके से। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है 7404717750, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब हम लोग जो वो शुरुआत करेंगे हमारे इनकम टैक्स का। तो यूनिट नंबर जो 10 है अपना इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, तो इसको अमेंडेड बुक के साथ में हम लोग करेंगे। जो माइनर सी अमेंडमेंट है वो आप चाहे अपने बुक के ऊपर ही जो है वो थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। ओके जी, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है अपना इनकम टैक्स के रेट का चैप्टर। तो देखो यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे बोलकर टैक्स दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर का, ज्यादा हमारे काम का नहीं है। फिर बात आती है इनकम टैक्स लॉ, अपने को जो है वो पढ़ के जाना इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर आते हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट भी आएगा पूरा का पूरा, साथ में जो एनुअल अमेंडमेंट्स आती है, जो फाइनेंस एक्ट आता है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं अपने इनकम टैक्स एक्ट में वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। प्लस आपको पढ़ के जाना इनकम टैक्स रूल्स 1962। आपको साथ में जो पढ़ के जाना है सर्कुलर नोटिफिकेशन, जो भी क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा जो भी क्लैरिफिकेशन इशू की जाती है वो भी आपको पढ़ के जाना है। साथ में आपको जो भी जुडिशरी के जो डिसीजन है हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग द टैक्सेशन मैटर वो भी आपको पढ़ के जाना होता है। फिर साथ में हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था कि किसके पास में पावर है टैक्स कलेक्ट करने का। तो हमने बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पास में पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पेरेंट लॉ है, ठीक है। तो कोई भी लॉ कैन बी मेड इन इंडिया प्रोवाइडेड इट इज परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो है वो इंडिया में कोई भी एक्ट बना सकते हो प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए आपको अनुमति दे रखी हो। तो अपने इंडिया के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 246 जो है, ठीक है, वो अपने को पावर प्रोवाइड करता है कि हम लेवी करेंगे वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल नंबर 7। ओके, अब शेड्यूल 7 के अंदर जो है वो 3 तरह की लिस्ट थी, हमने पढ़ा था। एक था यूनियन, एक था स्टेट और एक कौन सा था कंकरेंट। जो यूनियन लिस्ट था जिसके मतलब ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने की पावर है, उनमें से उस यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 मतलब वो जो मुद्दा नंबर 82 था उसके वो जो है वो क्या किससे रिलेटेड था, वो था टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो है वो क्या है पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगा सके अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके। ओके, अब अपने इंडिया के अंदर जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो प्रोविजन आपको दिए गए हैं वो रेगुलरली जो है वो क्या होते हैं अपडेट होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि 1961 के अंदर जो एक्ट बना वही आज प्रीवेल कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो अमेंडमेंट जो है वो हर साल होती है, बजट के जरिए जो है अमेंडमेंट की जाती है। और जो पेपर प्रिपेयर किया जाता है इनकम टैक्स में या टैक्सेशन मैटर्स के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो पेपर तैयार किया था उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंस बिल। फिर उस फाइनेंस बिल को हम लोग जो है वो क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं कहां पे, पार्लियामेंट में, ठीक है। फिर पार्लियामेंट में जब वो पास हो जाता है तो फिर वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। ओके, आप अपने इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर काम करते हैं। जैसे देखो एग्रीकल्चर के लिए अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, स्पोर्ट्स के लिए अलग मिनिस्ट्री है, उसी तरीके से फाइनेंस के लिए जो अलग से मिनिस्ट्री हमने जो क्रिएट की हुई है जिसका नाम जो है वो है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली जो है वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करके जो है देने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बेसिकली हमारे यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एक है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और एक है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। मेन जो इसके अंदर डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री को पैसा कलेक्ट करने का काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे पैसा इकट्ठा करने का काम करता है। अब पैसा अपने पास में जो है मतलब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके पास में पैसा 2 जगह से आएगा। एक आएगा इसके बाद डायरेक्ट सोर्सेज से, उसके लिए इसने एक बोर्ड क्रिएट किया जिसको बोलते हैं सीबीडीटी, और एक पैसा आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो लाइक जीएसटी हो गया, तो उसके लिए जो बोर्ड इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जो पूरा का पूरा एंटायर मैटर को संभालते हैं उसको बोलते हैं सीबीआईसी। तो अपना जो भी डायरेक्ट टैक्सेशन मैटर है उनके लिए जो अपना बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्टर करने का काम करता है। वही अगर सीबीआईसी की बात करें, इसका नाम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी इनडायरेक्ट नेचर के जो टैक्सेस होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने का काम करता है। ठीक है, अब बात आएगी इसका इंडिविजुअल के टैक्स रेट का। अब सबसे बड़ा यहां पे समस्या जो है वो ये आ रही है कि सर टैक्स रेट कौन से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि अभी 1 फरवरी 2023 को
1 फरवरी 2023 को हमारी जो एफएम है, एफएम बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट जो है वो पेश किया और बजट के अंदर उन्होंने जो है वो नया टैक्स स्लैब जो है उन्होंने क्या किया, जारी किया है। तो सर हम क्या पढ़ के जाए? अब आपकी वो जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ध्यान से समझना है इस बात को। देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है वो क्या है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़कर जाना है। ये सबसे बड़ा इशू है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ के जाना है। अब देखो जी, आपके सामने 3 फाइनेंस एक्ट आ रहे हैं, एक है फाइनेंस एक्ट 21, एक है 22 और एक है कौन सा 23। देखो आपको मालूम है फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस एक्ट कब आता है? जब बजट आता है। बजट पहले ये बता फ्यूचर के लिए होता है या पास्ट के लिए होता है? सर बजट तो कैसी बात कर रहे हो, फ्यूचर के लिए आएगा। 1 फरवरी को गवर्नमेंट बता देती है कि आने वाले अगले वित्त वर्ष के अंदर, बोले तो आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने आपको जो है वो क्या कर दिया, बता दिया। तो जो ये आपका फाइनेंस एक्ट 2021 की बात करता हूं, ये कब आया? तो फाइनेंस एक्ट 2021 जो है वो किस बजट में इंक्लूड था? जो बजट 1 फरवरी 2021 को जारी किया गया। अब ये जो बजट 1 फरवरी 2021 को जारी किया गया था, ये कौन से साल के लिए होगा? सर ये अगले साल के लिए, बेसिकली मतलब फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने बताया, तो अगला साल क्या होगा? 21-22। तो 21-22 के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया। तो ये जो आपका फाइनेंस एक्ट 2021 है, इसमें आपके 2 ईयर कवर है, एक है आपका प्रीवियस ईयर और एक है कौन सा? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस साल हम इनकम को कमाते हैं उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? असेसमेंट ईयर। तो ये जो अपना प्रीवियस ईयर है, ध्यान देना, ये जो अपना प्रीवियस ईयर है, तो फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से प्रीवियस ईयर अपना क्या बनता है? जो प्रीवियस ईयर आपका स्टार्ट होगा 1/4/2021 से और एंड होगा 31/3/2022 को। तो 1/4/21 से 31/3/22 तक जो अपना ईयर रहेगा, ये है आपका प्रीवियस ईयर। इस साल आप लोग जो है वो इनकम को क्या करोगे? अर्न करोगे, और इस कमाई हुई इनकम के ऊपर आप टैक्स का पेमेंट कब करते हो? असेसमेंट ईयर में। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? जो इससे जस्ट अगला फाइनेंशियल ईयर होगा। इससे अगला फाइनेंशियल ईयर क्या है? जो 1/4/2022 से स्टार्ट होगा और 31/3/2023 को क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो हम लोग जो है वो आज अपना जो डेट है वो क्या है? आज है सर 23 मई। तो मतलब ये तो अपना कहानी खत्म ही हो गई है, क्योंकि इसका तो प्रीवियस ईयर भी एंड हो गया, इसका असेसमेंट ईयर भी एंड हो गया। अब बात करते हैं अपना जो करंट का जो फाइनेंस एक्ट अभी चल रहा है, फाइनेंस एक्ट 2022। पहली बात, ये फाइनेंस एक्ट 2022 कब आया? तो 1 फरवरी 2022 को जो बजट आया था उसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2022 जो है वो आया। ओके, अब फाइनेंस एक्ट 2022 का जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा? पहले ये बताओ सर। फाइनेंस एक्ट 2022 का जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा जो 1/4/2022 से स्टार्ट होगा और 31/3/2023 को क्या होगा? एंड होगा। तो ये इसका प्रीवियस ईयर है, जो 1/4/2022 से स्टार्ट होगा, 31/3/2023 को क्या होगा? एंड होगा। इस प्रीवियस ईयर में जो भी आप पैसा कमाओगे उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट आप कब करने वाले हो? असेसमेंट ईयर में। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसे जस्ट अगला वो क्या होगा? 23-24 बोले तो जो 1/4/2023 से स्टार्ट होगा और 31/3/2024 को क्या होगा? एंड होगा। तो मतलब इस साल में आपने जो भी इनकम अर्न करी है उसके ऊपर टैक्स पेमेंट कब करेंगे? 23-24 के अंदर, जो अभी चल रहा है। तो मतलब ये जो प्रीवियस ईयर है ये कब एंड हुआ? जो आपका फाइनेंस एक्ट 2022 है, इसका जो प्रीवियस ईयर था 22-23, वो एंड कब हुआ? मुझे ये बताओ सर। वो एंड अभी तो हुआ 31 मार्च को। यस, 31 मार्च को वो एंड हुआ, और उसके ऊपर टैक्स पेमेंट कब जाएगा? अब जाएंगी सर। जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कब जाएंगी? वो जाएंगी इस असेसमेंट ईयर में 23-24 में। तो आपके लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2022। तो पहली बात, 21 आपको नहीं पढ़ना, आपको कौन सा पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 2022। सर व्हाट अबाउट द फाइनेंस एक्ट 2023? क्योंकि सर अभी इस बजट के अंदर जो अभी 1 फरवरी 2023 को बजट आया, इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 आ गया सर। अब सर इसका क्या करें? आओ पहले इसकी भी कहानी समझाता हूं। देखो जी, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रेजेंट किया अपना यूनियन बजट 2023-24 का पार्लियामेंट के अंदर 1 फरवरी 2023 को। देखो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो अपना फाइनेंस एक्ट होता है ये पहले फाइनेंस बिल होता है। तो जब बजट पेश होता है तो बजट के अंदर ये होता है फाइनेंस बिल। इस बिल को पेश करेंगे, पेश करने के बाद में ये पार्लियामेंट में जाएगा, दोनों सदन के अंदर जाएगा, लोअर हाउस में भी जाएगा, बोलते लोकसभा, अपर हाउस में जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? राज्यसभा। फिर वहां पे जाके इसके ऊपर जो है वो क्या होती है? चर्चा होती है, इसके ऊपर बहस होती है, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर वहां से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, उनकी एसेंट ली जाएगी, एंड देन उसके बाद में जो है वो क्या होगा? ये पास होता है। फिर जाके कहीं फाइनेंस बिल जो है वो क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट। अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो 1 फरवरी 2023 को जो इशू किया है वो क्या है? वो है फाइनेंस बिल। इट इज नॉट द फाइनेंस एक्ट। और ये फाइनेंस एक्ट कब बनेगा? ये बनेगा जिस दिन बिल पेश किया था उसके 120 दिन के अंदर, मतलब मई के अंदर जाकर के जो है ये क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। अभी जाके जो है ये क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। तो क्या ये पूछा जाएगा क्या?
और इसके प्रोविजन एप्लीकेबल किसके ऊपर होंगे? सर ये जो फाइनेंस एक्ट 2023 जो अब बना है, इसका प्रोविजन जो है, इसमें कौन सी ईयर है? इसका जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो क्या रहेगा? जो 23-24 बोले तो जो स्टार्ट होगा 1/4/2023 है और एंड होगा 31/3/2024। इस साल में जो आप इनकम कमाओगे, 23-24 में जो इनकम कमाओगे, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अगले साल, बोले तो 24-25 में, जो स्टार्ट होगा 1/4/2024 से 31/3/2025। अरे भाई अब तो स्टार्ट ही हुआ ये ईयर, तो अपने को फाइनेंस एक्ट 2023 एग्जाम के लिए पढ़ के जाना नहीं है। अपने को जो पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना फाइनेंस एक्ट 2022। इसीलिए ये जो नई बुक है ये हमने बनाई है फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से। ओके, ये अपने को पूरी की पूरी जो है बुक अपने को पढ़ के जानी है। ओके, सारी अमेंडमेंट इसके अंदर मैंने जो है वो कर दी है, जो आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, और बल्कि दिसंबर का भी जो पेपर आएगा उसके लिए भी फाइनेंस एक्ट 2022 ही चलेगा, 23 आपका नहीं चलेगा। फिर भी फॉर ए सेफर साइड जो अच्छा एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट आपको मैंने बता दिया वो क्या है, 2022 है, जिसका प्रीवियस ईयर है 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक का, और इसका असेसमेंट ईयर है 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक का। बट फॉर ए सेफर साइड आपको ये ना लगे कि सर हमारा तो सर रह गया, सर इस बार का अगर कोई क्वेश्चन पूछ के आ गया, और आप टेंशन के अंदर जो है आप अपनी हेल्थ को खराब ना कर लो, आप जो है कमजोर ना हो जाओ, तो उसका ध्यान रखते हुए मैंने एक निर्णय ये लिया है कि आप पहले ये तीनों जो है वो वीडियोस हम लगाएंगे, देन उसके बाद एक सिंगल वीडियो मैं बना दूंगा, छोटी सी एक वीडियो बनेगी, उसके अंदर जो अभी लेटेस्ट जो बजट है इसमें जो जो चेंजेस हुए हैं एग्जिस्टिंग फाइनेंस एक्ट में, वो 2 पेजेस के चेंजेस है, जो मेजर चेंजेस है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देन फॉर ए सेफर साइड आप ये मतलब आपको जो है वो मैटर मिल जाएगा, ताकि आपको जो है घबराहट बिल्कुल ना हो और आपको ऐसा एंजाइटी ना हो कि यार मेरा तो यार रह गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फॉर ए सेफर साइड फाइनेंस एक्ट 2023 की 2 पेजों की एक अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको जो है वो कवर करके प्रोवाइड करवा दूंगा। बट आपको जो मेन पढ़ के जाना है वो फाइनेंस एक्ट 2000 क्या पढ़ के जाना है, फाइनेंस एक्ट 2022 ही पढ़ के जाना है। ठीक है ना, जिसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा 22-23 और असेसमेंट ईयर क्या होगा 23-24। फाइनेंस एक्ट 2023 आपको नहीं पढ़ना, बट फाइनेंस एक्ट 2023 की जो थोड़ी बहुत जो मेजर सी अमेंडमेंट है वो 2 पेज की है, वो हम पढ़ लेंगे। ओके जी, तो जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि पढ़ना कौन सा है, 21 पढ़ना है, 22 पढ़ना है, 23 पढ़ना है, तो अपने को पढ़ के जाना फाइनेंस एक्ट 2022। तो जो बुक आपके पास में वही आपको जो है वो पढ़ के जानी है, बात खत्म हो गया। ओके जी, चलो अब हम लोग जो है वो आते हैं अपने मैटर पे। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हम लोग जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इनकम टैक्स रेट हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल का जो टैक्स रेट है वो क्या है, तो इंडिविजुअल चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, साथ में इंडिविजुअल के साथ में एचयूएफ, एओपी और बीओआई या आर्टिफिशियल पर्सन, इनके लिए टैक्स रेट जो है वो क्या है, वो स्लैब इनके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। उनमें बेसिक जो एग्जम्पशन लिमिट है, जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी है, 2.5 लाख। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एचयूएफ, कोई भी एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल पर्सन अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स रेट क्या है, निल है। 2.5 से लेके 5 लाख की इनकम, एडिशनल इनकम जो हो गई है वो कितने, 2.5 लाख रुपए की, उसमें टैक्स रेट कितना, 5%। 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है, 20। और 10 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी तो एक्सीड 10 लाख, उसके ऊपर आपका टैक्स रेट जो है वो क्या रहेगा, आपका 30% रहेगा। ठीक है, फीमेल के लिए क्या है, तो अगर कोई फीमेल जो है जिसकी उम्र 60 साल से क्या है कम है, तो उसके भी टैक्स रेट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस यहां पे नहीं है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र अगर 60 साल या उससे ऊपर है लेकिन 80 से कम है, तो आपके लिए जो टैक्स रेट रहेगा वो क्या रहेगा, अलग हो जाएगा। आपके लिए टैक्सेबल इनकम, अगर आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 3 लाख। बाकी प्रोसेस वही चलेगा। 3 से लेके 5 लाख रुपए तक इनकम है तो 5%, 5 से लेके 10 लाख रुपए तक की इनकम है तो 20%, और 10 से ऊपर की इनकम है तो कितना, 30। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी उम्र जो है वो 80 साल या 80 साल से ऊपर है, तो आपके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो क्या कर रखा है, आपके लिए स्पेशल 5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब अगर कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो क्या निल है। लेकिन अगर 5 से ऊपर हो जाएगा तो 5 से 10 लाख रुपए तक की जो एडिशनल इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स रेट जो लगेगा वो क्या लगेगा, 20%। और 10 से ऊपर की इनकम पे टैक्स रेट जो लगेगा वो कितना लगेगा, 30% लगेगा। फिर आएगा सरचार्ज। तो पहली बात तो सरचार्ज जो है वो क्या होता है, देखो इनकम टैक्स का पैसा सारा का सारा जो हो जाता है अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में, लेकिन सरचार्ज का पैसा जो है वो जाता है हमारे NHAI के पास में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे नितिन गडकरी जी जो हैं, तो उनके पास में सारा का सारा पैसा NHAI के पास में पैसा जाएगा, जो उसको यूज करती है क्या करने में, बड़े बड़े हाईवेज को बनाने में।
ओके जी। तो सरचार्ज जो है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। जो आपने इनकम टैक्स कंप्यूट किया उस इनकम टैक्स के ऊपर अब एक रेट से आपको और टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सरचार्ज। इनकम टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, ध्यान देना, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द इनकम बट सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन द इनकम टैक्स, नॉट ऑन द इनकम। सरचार्ज एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर। बात खत्म। अब सरचार्ज जो है वो कितना है, तो सरचार्ज जो है वो है 50 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो कोई भी सरचार्ज आपको पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से एक्सीड होती है और 1 करोड़ रुपए तक है तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 10% हम आपसे क्या ले लेंगे, इनकम टैक्स। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ से क्या है, फालतू है, और 2 करोड़ से क्या है, कम है, 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ से कम है, तो आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम थी उसके ऊपर जो भी टैक्स निकला उसके ऊपर हम आपसे जो है 15% की रेट से क्या ले लेंगे, सरचार्ज। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ रुपए तक है तो पहले आप टैक्स निकाल लो, और टैक्स निकालने के बाद जो भी अब आपकी क्या बचेगी, जो भी आपका इनकम टैक्स आ गया उसके ऊपर 25% की रेट से हम क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से भी क्या है, ज्यादा है, तो पहले जो है वो क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो, और जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर 37%, उस टैक्स के ऊपर 37% की रेट से हम आपसे क्या ले लेंगे, सरचार्ज ले लेंगे। तो ये है जी कहानी किसका, सरचार्ज का। ओके जी। तो ये तो आपको मैंने रेट करवा दिया, ये रेट आपको पढ़ के जाने हैं। अब बात आती है अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन। अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है इसको डील करता है क्या, सेक्शन 115 BAC 2019 के अंदर, मतलब जो 2020 फाइनेंस एक्ट जो था, जो एप्लीकेबल होगा क्या 2021 वाला, तो उसके अंदर जो है एक नया सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्टरनेट टैक्स रिजाइम, या उसको न्यू टैक्स रिजाइम भी बोलते हैं, जिसको डील करते हैं सेक्शन 115 BAC। इसमें यह बोला गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, और या फिर HUF, ओनली किसके लिए, पहली बात तो ये जो नया अल्टरनेट टैक्स रिजाइम है वो किसके लिए, 2 लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, या फिर कोई भी HUF हो, अगर वो ये चाहते हैं कि ऊपर वाला जो टैक्स स्लैब था ये वाला, अगर वो इसके हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना नहीं चाहते तो उनके लिए नया टैक्स रिजाइम जो गवर्नमेंट ने जो पेश किया है वो क्या है, वो है ये। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो 2.5 लाख के ऊपर टैक्स क्या लगेगा, नील। 2.5 से लेके 5 लाख की इनकम पे तो 5%। अब थोड़ा चेंज आ गया, 5 से लेके अगर 7.5 लाख की तक की, 7.5 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स रेट है कितना, 10। 7.5 से लेके 10 तक पे 15, 10 से 12.5 के ऊपर जो है वो 20, 12.5 से लेके और 15 तक है 25, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से जो है वो क्या एक्सीड है तो आपके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना लगेगा, 30% लगेगा। तो ये अल्टरनेट टैक्स रिजाइम है। अब इसको अगर ऊपर से कंपेयर करते, देखो ऊपर के हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से एक्सीड हो जाए तो टैक्स का जो रेट लगेगा वो क्या लगेगा, 30%। लेकिन यहां पे 30% का टैक्स स्लैब कब आएगा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी HUF अगर वो चाहे तो वो इस नए ऑप्शन को जो है वो अवेल कर सकता है। लेकिन अगर नया ऑप्शन आपने अवेल कर लिया तो कुछ ऐसी डिडक्शंस है जो पहले आपको मिलती थी लेकिन अब आपको अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। अब वो क्या क्या, आइए तो पॉइंट कुछ आपको ध्यान रखना। सबसे पहला, अगर आप जो है वो नया टैक्स सिस्टम को अगर अडॉप्ट करते हैं तो पहली बात सेक्शन 87A की रिलीफ आपको अभी भी मिलेगी। दूसरा, अब एग्जम्पशन लिमिट जो है वो हो जाएगी आपके लिए 2.5 लाख, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो जिसके लिए पहले 3 लाख थी, या अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो जिसके लिए टैक्स मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख थी, तो भी यहां पे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया। यहां सबके लिए मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो कितनी रहेगी, 2.5 लाख रहेगी। दूसरा, सरचार्ज जो है वो क्या रहेगा, दोनों स्कीम के अंदर सेम रहेगा। और अगर कोई इंडिविजुअल या अगर कोई इंडिविजुअल या HUF है जिसकी कोई अदर इनकम भी है, मतलब नॉर्मल इनकम के अलावा अगर आपकी स्पेशल इनकम भी है, तो स्पेशल इनकम को इसके अंदर इंक्लूड ना करके स्पेशल इनकम के ऊपर हम टैक्स रेट आपसे चार्ज करेंगे बाय स्पेशल रेट। तो मैंने लिखा है मीन स्पेशल इनकम पर जो स्पेशल टैक्स रेट है वही आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। अब अल्टरनेट रिजाइम अगर आपने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, मैंने ऊपर लिखा, तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कौन कौन सा, अगर सैलरी हेड से जो आपकी इनकम बनती है उनमें जो आपको एग्जम्पशन मिला करती थी HRA की, वो नहीं मिलेगी। लीव ट्रैवल कंसेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती थी वो नहीं मिलेगी। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन मिलती थी, मतलब प्रोफेशनल टैक्सेस की, वो नहीं मिलेगी। स्पेशल अलाउंस जो आप उसकी डिडक्शन मिलती थी नहीं मिलेगा। अलाउंसेस टू MP MLA जो एग्जाम होते वो नहीं होगा। और एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन मिलती थी वो भी आपको नहीं मिलेगी। उसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती थी इंटरेस्ट लोन के 2 लाख रुपए तक की, वो भी आपको नहीं मिलेगी। लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी उसको भी आप आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ओके, अदर सोर्स में जो आपको क्लबिंग की डिडक्शन मिलती थी 1500 रुपए की, वो भी आपको नहीं मिलेगी। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी फैमिली पेंशन की, ठीक है, 130 या 15,000 विच एवर इज लेस, वो भी आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा
जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है 80C से लेके 80U, वो डिडक्शन भी आपको अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। तो अगर आपने अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम, जो ऊपर वाला टैक्स रिजाइम जो है, अगर उस स्ट्रक्चर को आपने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो ये डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं कराई जाएंगे। उसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है कि इफ इंडिविजुअल ओप्ट अल्टरनेट स्कीम, अगर कोई इंडिविजुअल अल्टरनेट स्कीम को, जो नया टैक्स रिजाइम 2020 फाइनेंस एक्ट में आया था, अगर कोई उसको अडॉप्ट करता है तो ऊपर वाले इंसेंटिव आपको प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो असेसी जो है वो कौन है, वो एक ऐसा पर्सन है जो सैलरीड एम्प्लॉय के अलावा, मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है और आपने अगर नया टैक्स स्कीम को क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो आपको भी अलग अलग वेरियस हेड्स के अंदर ये रिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको वही ऊपर वाली रिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा अदर सोर्सेज में डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके अलावा क्योंकि अब आप सैलरी हेड के अलावा पीजीबीपी हेड से आपकी इनकम आ रही है, तो पीजीबीपी में जो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को जो डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 10AA में, वो आपको नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 32AD की रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आपने कोई भी खर्चा किया उसकी जो रिडक्शन मिलती थी वो भी अब आपको नहीं मिलेगी। और सेक्शन 35AD की रिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा वही अगर डिडक्शन 80C से 80U वाली, वो भी आपको अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। तो अगर आप जो है वो क्या करते हो, नया टैक्स स्कीम को अगर आप ऑप्ट करते हो तो ये रिडक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। अब खास बात जो है वो क्या है, खास बात जो है वो क्या है, अच्छा ये वही इसमें लिखा हुआ है कि अब ये कुछ ऐसे केसेस है, ये डिडक्शन आपको मिल जाएंगी। ऊपर वाले तो वो बता दिया कि सैलरीड एम्प्लॉय को कौन कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा और नॉन सैलरीड को कौन कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहां पे क्या है, दीज आर द एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन इज स्टिल अवेलेबल। अगर आपने नया टैक्स स्कीम को अगर ऑप्ट कर लिया तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, ये डिडक्शन तो आपको अभी भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे। सैलरीड एम्प्लॉय को क्या क्या मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की डिडक्शन अभी भी मिलेगी, कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन अभी भी मिलेगी। कोई भी अलाउंसेस अगर आपको मिलता है किसके लिए, जो आपको ट्रेवल आती है उसको पूरा करने के लिए, उसकी डिडक्शन अभी मिलेगी। डेली अलाउंस का डिडक्शन अभी भी मिलेगा। 80CCD2 का डिडक्शन अभी भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ का डिडक्शन अभी भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट का डिडक्शन अभी भी मिलेगा। उसके अलावा जो है सेक्शन 115 BAC के अंदर जो है वो कुछ एग्जेम्पशंस है। सेक्शन 10(10) में ग्रेचुइटी की डिडक्शन अभी भी मिलेगी। कम्यूटेशन और पेंशन डिडक्शन अभी भी मिलेगी। लीव एनकैशमेंट की डिडक्शन अभी मिलेगी। रिटरेंचमेंट कंपनसेशन अगर मिलता है उसकी डिडक्शन अभी मिलेगी। जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स जो पे किया जाता है तो उसके ऊपर अगर कोई टैक्स उसकी डिडक्शन अभी भी मिलेगी। LIC का कोई पैसा अगर आपको रिसीव हो उसकी डिडक्शन अभी भी मिलेगी। इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड उसकी डिडक्शन अभी भी मिलेगी। अगर आपने कोई भी पेमेंट किया फ्रॉम NPS से उसकी डिडक्शन अभी मिलेगी। या कोई भी एग्जेम्पशन रिलेटेड टू पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, इसकी डिडक्शन अभी भी मिलेगी। तो ऊपर जो दो केसेस पड़े वो डिडक्शन थी, अगर नई स्कीम को ऑप्ट करते हो वो डिडक्शन नहीं मिलेंगी, बट ये डिडक्शन स्टिल अभी भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद में फिर एक खास बात जो है वो ये है, अगर आपने नए सिस्टम को जो है वो क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, और अगर उसमें कोई डिफॉल्ट कर दिया तो फिर फ्यूचर में आप नया स्कीम कभी भी ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये है इफ एन इंडिविजुअल या HUF फेल टू सेटिस्फाई, अगर आपने जो है वो क्या किया था, ऑप्ट तो कर लिया था, सेक्शन 115 BAC को आपने ऑप्ट तो कर लिया, लेकिन अगर आप जो है वो क्या हो गया, फेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं क्या करने में, सेटिस्फाई करने में द कंडीशन इन द सब्सिक्वेंट ईयर, तो ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। हम बोले तो फ्यूचर के अंदर आपको ये ऑप्शन कभी भी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो दो तरह के टैक्स रेट है, एक तो नॉर्मल टैक्स स्लैब चल रहा है, आप उसके हिसाब से टैक्स पेमेंट करो, बात खत्म। अगर आप चाहते हो अल्टरनेट टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करना तो ये कुछ उसके लिए केसेस हैं, वो आपको मैंने बता दिया। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि न्यू टैक्स रिजाइम कौन से फाइनेंस एक्ट में आया, 2020 के अंदर, 2020 फाइनेंस एक्ट में आया। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि नए टैक्स रिजाइम के अंदर जो है, ध्यान से सुनना, जो नया टैक्स रिजाइम है उसका सेक्शन कौन सा, सेक्शन 115 BAC। और ये आ सकता है कौन कौन सी डिडक्शन आपको स्टिल अवेलेबल है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं रेट ऑफ सरचार्ज। तो रेट ऑफ सरचार्ज एक बार थोड़ा सा देख लेना, वही पुराने वाला रेट है। अगर आपकी टोटल इनकम, ये किसके लिए देख लो, ये है रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF AOP BOI, कंपनी की यहां पे बात नहीं हो रही है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ रुपए से 50 लाख से क्या ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज का रेट कितना है, 10%। अच्छा, सरचार्ज किस पे लगता है सर, सरचार्ज जो है वो लगता है किसके ऊपर, इनकम टैक्स पे या टैक्सेबल इनकम पे। सर टैक्सेबल इनकम के ऊपर तो लगता है इनकम टैक्स, और जो सरचार्ज है वो होता है, उसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो जो अपना इनकम टैक्स निकल के आएगा उसके ऊपर हमको एडिशनल टैक्स जो पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरचार्ज। ओके, अब अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ रुपए तक है तो टैक्स सरचार्ज कितना है, 15%। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी है, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज कितना है, 25%। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर जाए तो सरचार्ज का जो रेट है वो कितना, 37% है।
ठीक है। अच्छा, एक खास जो इस बार जो अमेंडमेंट आई है वो ये है, इसको थोड़ा देख लेना। एओपी के केस में, इन केस ऑफ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस के अंदर, एक ऐसी एओपी जिसमें सिर्फ कंपनी ही मेंबर है, एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके अंदर ओनली कंपनी मेंबर है, तो वहां पे जो सरचार्ज है वो कभी भी 15% से जो है वो एक्सीड नहीं होगा। तो ये नई अमेंडमेंट है, थोड़ा देख के जाना कि इन केस ऑफ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में, जिस एसोसिएशन में ओनली कंपनीज ही क्या है, मेंबर है, तो वहां पे सरचार्ज जो है असेसमेंट ये 2023-24 का, इट कैन नॉट एक्सीड 15%। ठीक है जी। अब है रिबेट। रिबेट जो है सेक्शन 87A की आपको रिबेट जो मिलेगी, अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, पहली बात रिबेट किसको मिलेगी, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को, अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है, अगर उसकी जो टोटल इनकम है, अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 5 लाख रुपए है या उससे कम है, तो जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा उसका 12,500 रुपए, या वो टोटल विच एवर इज लेस, वो आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। तो अगर आपकी जो है वो टोटल इनकम कितनी है, शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट गिवन बिलो, बोले तो 5 लाख, कितनी, 5 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम जो है या टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक की है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको जो है वो रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा, 100% ऑफ द इनकम टैक्स, या तो वो और या फिर 12,500 रुपए विच एवर इज लेस। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट जो है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट जो है वो है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्सेबल इनकम जो है वो 10,000 से क्या फालतू है तो है 10%। अगर 10,000, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है वो पूरे साल की इनकम 10,000 रुपए तक है तो टैक्स रेट है कितना, 10% है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्सेबल इनकम जो है पूरे साल की वो 10,000 से क्या फालतू है तो 10 तो कितना है, 1,000 रुपए प्लस 10% इन द इनकम इन एक्सेस ऑफ 10,000। और अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी टैक्सेबल इनकम पूरे साल के 20,000 रुपए से क्या है ज्यादा है, तो टैक्स का रेट जो है वो क्या लगेगा, 3,000 प्लस में 30% ऑफ द अमाउंट, जो 20 से ऊपर की जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 30% हम आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। ठीक है। तो सरचार्ज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो कितना, एक ही रेट है, वो है कितना, 12% ऑफ इनकम टैक्स का, अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारी 1 करोड़ से क्या कर जाए, एक्सीड। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा जो है वो क्या अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या, इन केस ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो वहां पे जो सरचार्ज का जो रेट होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज। वहां पे हम चेक करते हैं, क्योंकि देखो जो भी मैट के प्रोविजन है या जो एएमटी के प्रोविजन है वो किस पे लगते हैं, टैक्सेबल इनकम पे या एडजस्टेड टोटल इनकम पे, एडजस्टेड। अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है 1 करोड़ से क्या है फालतू है, लेकिन 10 करोड़ रुपए तक है, तो आपके ऊपर जो सरचार्ज है वो 7% है। और अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो सरचार्ज का रेट जो है वो कितना है, 12% है। ठीक है। इसके बाद है जी एप्लीकेबल रेट, ये आपको देख लेना है एक बार। रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने ये बता दिया। फर्म के लिए जो टैक्स का रेट है वो कितना है, 30% है। ठीक है। और फर्म के लिए जो सरचार्ज है वो एक ही है, वो कितना, अगर फर्म की टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ से क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, तो फर्म का जो भी टैक्स होगा उसके ऊपर 12% जो क्या लिया जाएगा, सरचार्ज। फिर उसमें एचईसी तो वही 4% है सबके लिए ही। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो कितना है, 30% है। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसकी प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर अगर उसकी टोटल टर्नओवर जो है वो 400 करोड़ से क्या है, कम है, तो वहां पे जो आपका टैक्स रेट जो बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 25%। तो नॉर्मल केस में डोमेस्टिक कंपनी जो है उसके केस के अंदर जो है जनरल टैक्स रेट कितना है, 30% का। लेकिन अगर कोई भी ऐसी डोमेस्टिक कंपनी जिसकी 20-21 के अंदर जो है जो सेल्स है वो 400 करोड़ रुपए तक की है, उससे कम है, तो आपके ऊपर टैक्स रेट हो जाएगा कितना, 25% का। ठीक है। फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है, 40% का। ठीक है जी। इसके बाद अब यहां पे कुछ स्पेशल टैक्स के रेट जो है वो बता रखे हैं। अब स्पेशल टैक्स रेट क्या है, सेक्शन 115BB, अगर कैजुअल इनकम अगर आपकी है तो कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है, 30%। ये पूरा टेबल अमेंडमेंट है, ये मैंने आपको जो है वो टेलीग्राम पर डाल भी दिया, देख लेना एक बार। ठीक है ना, आपकी बुक में ये नहीं मिलेगा। तो 115BB के अंदर कैजुअल इनकम आती है। 115BB सेक्शन जो है वो डील करता है किसको, कैजुअल इनकम को, और कैजुअल इनकम पे टैक्स रेट जो है कितना, 30% है। 115BA ये है किसके लिए, नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन अगर इंडिया में कोई गेम खेलने आता है और वहां से अगर कोई पैसा कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स रेट फ्लैट कितना है, 20% का। 115BC जो है वो किसके लिए, एनोनिमस डोनेशन। अगर आपको कोई भी जो है वो क्या मिल गया, डोनेशन मिल गया, ठीक है, जो एनोनिमस है, पता नहीं है कि किसने आपको पैसा वो डोनेट किया है, तो उसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स का रेट है। 115BD जो है वो किसके लिए, अगर कोई इंडियन कंपनी को डिविडेंड रिसीव हुआ, इंडियन कंपनी ने कोई पैसा लगा रखा था फॉरेन कंपनी में और वहां से फॉरेन कंपनी ने उसको जो है वो क्या पे किया, डिविडेंड का पेमेंट जो है वो कर दिया, तो इंडियन कंपनी
के लिए तो वो इनकम हो गया और उस इनकम पे 15% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। 115BBE जो है वो किसके लिए, अगर आपके खाते में कोई भी कैश क्रेडिट मिला जो कि अनएक्सप्लेन्ड था, ठीक है, तो उसके ऊपर 60% का रेट से फ्लैट टैक्स है। इसके बाद में फिर 115BBG जो है 115BBF जो है वो किसके लिए, अगर आपके रॉयल्टी से कोई भी इनकम है तो 10% का रेट है। 115BBG किसके लिए, अगर आपके कोई भी कार्बन क्रेडिट पड़े थे और आपने वो किसी दूसरे पर्सन को दे दिया और वहां से कोई पैसा मिला तो उस पर 10% का रेट है। इसके अलावा 115E जो है वो किसके लिए, इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट एंड कैपिटल गेन, अगर आपको किसी भी नॉन रेजिडेंट इनकम को, नॉन रेजिडेंट इंडियन को, अगर कोई भी एनआरआई को, मतलब अगर कोई भी जो है वो क्या होता है कैपिटल गेन रिसीव होता है तो इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एसेट से कितना 20% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर उसको होता है तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना 10% है। 115JB जो है वो डील करता है किसको, मैट को, तो मैट के लिए जो नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो कितना 15% है। और लेकिन अगर आपने अपनी जो यूनिट को एस्टेब्लिश किया हुआ कहां पे, आईएफएससी में, बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो वहां पे टैक्स रेट जो है वो कितना 9% है। 115JC जो वो डील करता है किसको, एएमटी को। मैट के प्रोविजन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वो ओनली कंपनीज के लिए, कंपनी के अलावा जो भी पर्सन होगा उन सबके लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के जो प्रोविजन है उनको बोलते हैं एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उसको डील करता है सेक्शन 115JC और 115JC के अंदर जो है नॉर्मल जो टैक्स रेट है एएमटी का वो कितना है 18.5% है। लेकिन अगर आपने अपने को एएमटी को जो है वो कहां पे सेट, आपने अगर अपनी यूनिट को जो है वो सेट किया हुआ है कहां पे, आईएफएससी में, तो टैक्स रेट हो जाएगा कितना 9% हो जाएगा, ठीक है। और एडजस्टेड टोटल इनकम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके लिए कितना है 15% है, ठीक है। उसके लिए, उसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा 115BA के अंदर डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना 25% है। 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपने कोई भी कमाया तो उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है 15% है। 112 डील करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, उसके लिए टैक्स रेट कितना 20% एंड 10%, नॉर्मल 10% है, 20% वो इंडेक्सिंग वाला केस, वो कैपिटल गेन के अंदर हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो है वो क्या आई है, अमेंडमेंट्स आई थी जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने देखा किसके बारे में, टैक्स रेट के बारे में। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला चैप्टर जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स का। इसमें थोड़े बहुत चीजें जो अपने को याद करनी है, आप तो पूरा पढ़, जो हमारे पेड स्टूडेंट है वो तो पूरा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना, आपने पढ़ भी लिया होगा इसको। बाकी इसमें जो मेन बातें हैं जो अपने को एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है वो मैं आपको करवा देता हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो अपना इनकम टैक्स है इसके स्टार्टिंग कहां से हुआ। तो स्टार्टिंग 1857 में जो मिलिट्री म्यूटिनी हुआ था अंग्रेजों के साथ में, जो है जो युद्ध हुआ था अपने मंगल पांडे जी का, तो उन्होंने जो है वो अंग्रेजों का बहुत नुकसान कर दिया। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने जो है वो इंडियंस के ऊपर जो है वो एक टैक्स लगा दिया जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो 1860 में पहली बार जो है सर जेम्स विल्सन ने जो है इनकम टैक्स की जो है वो शुरुआत करी कहां पे, इंडिया में। तो इनकम टैक्स वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ कब, 1860 के अंदर। और क्यों हुआ, 1857 में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से जो नुकसान हुआ अंग्रेजी हुकूमत को, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन लोगों के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए अपने इंडिया के अंदर जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो क्या किया गया, पास किया गया। और वो कब से एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल 1962 से वो टैक्स है वो क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है जी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वो डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर जो है वो दो आपको बोर्ड देखने को मिलेंगे, एक है अपना सीबीडीटी और एक है कौन सा, सीबीआईसी, ठीक है जी। अब फाइनेंस एक्ट जो है वो क्या होता है, हर साल जो है वो क्या आता है, बजट आता है और बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। उसके अंदर सारे के सारे जो है टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड, चाहे वो इनकम टैक्स हो, मतलब डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, उनसे रिलेटेड सारी अमेंडमेंट उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और जब वो फाइनेंस बिल जो है वो पेश किया जाएगा लोअर हाउस में और फिर वो वहां से पास होकर जाएगा अपर हाउस में, फिर वहां से पास होकर जब जाएगा कहां पे, हमारे प्रेसिडेंट जी के पास में, और जब वो उसके ऊपर क्या कर देंगे, साइन कर देंगी, तो उसके बाद वो फाइनेंस बिल जो है वो क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद में ये कुछ सेक्शन से थोड़ा देख लेना, मतलब ऊपर ऊपर से जो है वो क्या कि जो आपके 5 हेड होते हैं उन 5 हेडों की इनकम को हम जोड़ दें तो अपना जीटीआई बनता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास में इनकम राइज होगा उस इनकम को अलग अलग 5 हेड के अंदर हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अब ये अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 15 से 17 डील करता है सैलरी हेड को, सेक्शन नंबर 22 से 27 डील करता है हाउस प्रॉपर्टी को, सेक्शन 28 से लेकर 44 जो है वो डील करता है किसको, पीजीबीपी को, सेक्शन 45 से लेकर के 55 डील करता है किसको, कैपिटल गेन, और सेक्शन 56 से 59 जो डील करते हैं किसको, अदर सोर्सेस को, ठीक है जी। अब जब भी आप पूरे साल आप कमाई करेंगे, कमाई करने के बाद में अब प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आपने अर्न किया उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा कब, असेसमेंट ईयर में। जब असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, आपकी ग्रोस टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी। तो उस टैक्सेबल इनकम 2 तरह की इनकम हो सकती है, एक होती है नॉर्मल इनकम और एक होगी कौन सी, स्पेशल। जो स्पेशल नॉर्मल इनकम जो होगी उसके ऊपर तो टैक्स रेट जो लगेगा वो क्या होगा, स्लैब रेट, और जो स्पेशल इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो क्या होगा, जो स्पेशल रेट से आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। स्पेशल रेट थोड़े बता रखे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट कितना है, 111A वाले में
नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम को हम लोग जो वो क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है जिसके ऊपर टैक्स रेट जो वो रेट कैप 15% है, सेक्शन 111A वाला। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर 20% है। अगर कोई भी गेन होता है ऑन द लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग वाला तो उस पर 10% है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, इसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है, 30% है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर तो स्लैब रेट लगता है, लेकिन जो हमारी स्पेशल इनकम होती है उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो क्या होगा, आपका स्पेशल रेट होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मान लो कीमैन, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, कि अगर मान लो कोई कंपनी है उसने किसी अपने एक एम्प्लॉय का जो उनका बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय है, ओके, जो पूरी कंपनी को संभाल के चल रहा है, जिसका कंपनी में बहुत बड़ा योगदान है, तो कंपनी कई बार उसका जो वो क्या करवा लेगी, इंश्योरेंस करवा लेगी। उस इंश्योरेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, कीमैन इंश्योरेंस। अब कीमैन इंश्योरेंस आपने करवा लिया, अब कीमैन इंश्योरेंस का जो पैसा, मान लो पॉलिसी मैच्योर हो गया, अब उसका पैसा मिलेगा। अब अगर वो पैसा मिलता है कंपनी को तो वो कंपनी की इनकम है, पीजीबीपी हेड में जाएगा। अगर वो पैसा मिलता है एम्प्लॉय को तो वो एम्प्लॉय की इनकम हो जाएगा सैलरी हेड में। किस नाम से जाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के नाम से। अगर वो पैसा जो है वो मिलता है किसको, ना कंपनी को बल्कि वो एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव को अगर वो पैसा मिलता है तो वो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव की इनकम माना जाएगी, और वो कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाएगा। आगे अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, एलपीजी के ऊपर जो सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं वो इनकम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम की अगर बात करें तो इनकम किसको बोलेंगे, डेफिनेट सोर्स होगा, लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। इलीगल इनकम के ऊपर आपकी पिटाई तो की जाएगी, अगर आपने कोई भी इलीगल इनकम कमाया तो उस पर पिटाई होगी, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भाई पहले हमको टैक्स लेने दो, बाद में तुम पीट लेना इनको, ठीक है ना। तो चाहे टैक्स इनकम आपकी चाहे लीगल हो चाहे आपकी इलीगल हो, आपको टैक्स का पेमेंट तो दोनों केसेस में करना पड़ेगा। इनकम चाहे आपकी पीरियोडिक हो चाहे वन टाइम में होती है तो भी आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि इनकम जो है वो कैश के अंदर ही आपको जो है वो क्या हो, रिसीव हो। अगर मान लो काइंड में या सर्विसेज के बदले इनकम मिलती है तो वो भी इनकम मानी जाएगी। टेम्परेरी इनकम आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, ये इस बात का इनकम टैक्स में कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई असेसी जो है वो इनकम कमा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको अभी रिसीव नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कि वो उसको रिसीव हो चुका है, उससे टैक्स लिया जाएगा। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस जो है उसको इनकम नहीं माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अगर मान लो धर्मादा के तौर पे या गौशाला को अगर कोई पैसा मिलता है तो वो उसकी इनकम नहीं है। और अगर वाइफ को जो है वो पर्सनल एक्सपेंस को भुगतान करने के लिए अगर हस्बैंड जो वो पिन मनी को प्रोवाइड करता है वो भी उसकी इनकम नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्यूटेड इनकम, अगर कोई इनकम ऐसी जिसके ऊपर क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, पता नहीं चला कि वो ए की है या वो बी की है, तो जिस पर्सन को वो इनकम मिल रही है उसके लिए वो इनकम मानी जाएगी, उसके एंड में वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो डिस्प्यूटेड इनकम के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, जो उसको क्या कर रहा है, फिलहाल रिसीव कर रहा है। एक होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम, एक है एप्लीकेशन। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब जो है वो क्या होता है, अगर कोई इनकम जो है वो लीगल डिस्प्यूट के कारण जो है वो दूसरे पर्सन को डाइवर्ट की जाती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जन। जैसे हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट चला था तो कोर्ट ने ये बोल दिया हस्बैंड को कि तेरी जितने भी इनकम होगी उसमें से 20% तेरे को देना पड़ेगा, किसको, वाइफ को। तो ये क्या है, डाइवर्जन। दिस इज द डाइवर्जन ऑफ इनकम। और जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है वो क्या होती है, बेसिकली जब आपने इनकम कमा लिया उसके बाद अगर आप अपनी वाइफ को अपनी इच्छा से कुछ दे रहे हो तो वो क्या है, आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन के केस के अंदर जो है, जो इनकम आप ट्रांसफर कर रहे हो वाइफ को तो उसके ऊपर वाइफ टैक्स पे करेगी, हस्बैंड टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि आपने अपनी इच्छा से टैक्स का जो है वो अपने इच्छा से इनकम का एक पोर्शन अपनी वाइफ को दे दिया तो उसके ऊपर टैक्स पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, किसको, हस्बैंड को, ठीक है। इसके बाद है जी आपका टोटल इनकम और ग्रोस टोटल इनकम। पांचों हेड की इनकम को जब मिलाते तो बनता है क्या, जीटीआई। और अगर उसमें से 80C से 80U तक की डिडक्शन माइनस कर दें तो निकलेगा क्या, टोटल इनकम। जीटीआई को जो हम राउंड ऑफ कभी भी नहीं करते, लेकिन जो टोटल इनकम होती है जिसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, जिसके ऊपर अब क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, उसको ₹10 के मल्टीपल में हम राउंड ऑफ करते हैं। टैक्स जो है वो कभी भी जीटीआई के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स जो है वो लगता है किसके ऊपर, टोटल इनकम पे। जीटीआई जो है वो कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती है, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम है वो जीटीआई के बराबर भी हो सकती है या उससे कम होगी, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगी। एग्रीकल्चर इनकम को कभी भी जीटीआई में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के देखा जाता है। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या है, ज्यादा है। कैजुअल इनकम क्या, कभी कभार होने वाली इनकम, उसके लिए स्पेशल बातें जो है वो क्या, कैजुअल इनकम के केस में जो है वो क्या होता है, एक्सपेंस की कोई भी रिडक्शन आपको नहीं मिलती है। दूसरा, लॉसेस जो है उनका सेट ऑफ जो है पॉसिबल नहीं होता। टीडीएस जो वो कटेगा एट द रेट ऑफ 30% की रेट से, और टैक्स रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनके ऊपर 30% रहता है, ठीक है। इसके बाद असेसी हमने देख लिया था। फिर है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। आप जिस साल पैसा कमाएंगे उस साल को, मतलब जिस साल एक असेसी पैसा कमाता है उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर वो क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा, वो जिस साल में करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असेसमेंट ईयर,
ठीक है जी। अब वैसे तो नॉर्मल केस में हम ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के बाद जस्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो हमारा क्या होगा, असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही हम आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। बोले तो नेक्स्ट ईयर का हम आपसे आपके लिए वेट नहीं करेंगे। वो क्या है, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस। अगर कोई मान लो नॉन रेजिडेंट मतलब फिरंगी आदमी है, वो इंडिया में आके कोई शिपिंग बिजनेस करता है, बोलते वो जहाज लेके आया और इंडिया में आके उसने जो वो जहाज को क्या किया, चलाया, और जहाज चला के यहां से किराए के तौर पे कुछ इनकम कमा लिया। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये तो जहाज लेके अब अपना चला जाएगा। मान लो यूएस का पर्सन था, वो चला जाएगा और पैसा कहां कमाया, इंडिया में कमाया, किराया कहां लिया, इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि देखो भैया एनआरआई, देखो फिरंगी, तुम तो चले जाओगे, वापस तुम आओगे नहीं। फिरंगी बोला नहीं, मां कसम मैं पक्का वापस आऊंगा। गवर्नमेंट बोली ऐसी मां कसम हमने बचपन में बहुत सारी खाई है, जनता के साथ हम ऐसे कसम खा खा के जो है वो सत्ता के अंदर हैं, तो हमें मत चलाओ। तो तुम तो जाओगे नहीं, तो एक काम करो, जाने से पहले टैक्स पेमेंट कर जाना। तो अगर कोई भी जो है वो फिरंगी आदमी इंडिया में आके जो शिपिंग बिजनेस करता है और यहां पे आके कुछ ना कुछ पैसा कमाता है और पैसा कमा लेगा, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि उस पैसे पे हम आपसे अभी जो है वो क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे, आपके लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे। तो आप टैक्स का रेट क्या लेंगे, इनकम क्या मानेंगे, जितना भी किराया आपने जो है वो हमारे लोगों से क्या किया, चार्ज किया, उसका 7.5% हम आपकी इनकम मान लेंगे और उसके ऊपर आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। ठीक है। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अगर कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है और उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है इंडिया वापस आने की, तो हम उसके लिए अगले साल का वेट ना करके करंट ईयर में उसे टैक्स ले लेंगे। ठीक है जी। अगर इनकम ऑफ एओपी, अगर कोई एओपी या बीओए को आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया था और वो पर्पस इस साल जो है वो क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो उस एओपी या बीओए से हम अगले साल का वेट ना करके इसी साल टैक्स का पेमेंट करवा लेंगे। फिर टैक्सेबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर हमको ये लग रहा है कि असेसी जो है वो टैक्स की चोरी करने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, ठिकाना लगा सकता है, तो उसके लिए अगले साल का वेट ना करें, करंट ईयर में हम सारा टैक्स पे करवा लेंगे। ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि असेसी ने जो है अपना बिजनेस या अपने प्रोफेशन को जो है वो परमानेंटली क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उस डिसकंटिन्यूड पोर्शन के लिए हम अगले साल का वेट ना करेंगे, करंट ईयर में सारा का सारा टैक्स उससे ले लेंगे। तो नॉर्मल रूल जो है वो क्या बोलता है कि करंट ईयर की इनकम के ऊपर जो है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम कमाया उस पे टैक्स का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, कब, असेसमेंट ईयर में। बट इन केसेस में ऐसा नहीं होगा। आ गया। फिर है जी पैन नंबर। पैन नंबर को डील करता है सेक्शन 139A। सेक्शन 139A जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर का कोई भी पर्सन है जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से जो है वो क्या है, ज्यादा है, चाहे टैक्स ना बन रहा हो लेकिन फिर भी आपके पास में पैन कार्ड होना जो है वो क्या है, जरूरी है। तो इट मैंडेट, सेक्शन 139A जो है वो मैंडेटरी करता है हर सिटीजन के लिए कि उसके पास में पैन नंबर होगा, अगर इफ हिज टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है। पैन नंबर जो है वो क्या होगा, एक 10 डिजिट का कोड होगा जो इनकम असेसी को जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, जारी करता है। ठीक है। अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जहां पे आपको पैन कार्ड जो है वो एनक्लोज करना जरूरी है। तो पहला जो है, अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सीड करती है एग्जाम्पशन लिमिट से, ठीक है, मतलब या टर्नओवर आपकी 5 लाख से ऊपर हो जाए, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है, तो जिसकी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक पर्सन जिसको रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो क्या करना है, पेश करना है, चैरिटेबल ट्रस्ट की रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके ऊपर उसके पास भी जो है वो पैन कार्ड होना कंपलसरी है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो पूरे साल के अंदर 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की, तो भी आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्पेसिफाई कर दिया तो भी आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर असेसिंग ऑफिसर ने जो अपनी इच्छा से अगर आपको अलॉट कर दिया पैन कार्ड, तो भी आपके पास में ये होना क्या है, जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी की अगर बात करते हैं, देखो आप लोगों को मालूम है एक बात, क्या बताओ, क्या मालूम है तुम लोगों को, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताओ क्या मालूम है। इंडिया के अंदर जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारे यहां पे लोगों से टैक्स किस बेस पे लेती है, नेशनैलिटी के बेस पे, सिटीजनशिप के बेस पे, किस बेस पे, मुझे बताओ जल्दी कमेंट करो। बोलो बे, चुप काहे हो गए। चलो शुरुआत करते हैं। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी बेसिकली क्या है, देखो इंडिया के अंदर जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमें सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस से। मतलब आप इंडिया के निवासी हो या नहीं हो, आपने इंडिया में जन्म लिया नहीं लिया, हमें कोई मतलब नहीं है।
हमको चाहिए पैसे, हमको चाहिए टैक्स का पैसा। और वो टैक्स का पैसा जो है वो हम देखेंगे कि आपने इंडिया में स्टे कितने दिन किया। बोले तो आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके बेस पर आपसे जो वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो ये क्या बोला, जब क्या क्या यहां पे लिखा हुआ है, देखो पहले बेसिक को पढ़ते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है किसी पर्सन का, वो डिटरमाइन करेगा उसकी टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि देखो नॉन रेसिडेंट के ऊपर सबसे कम टैक्स है और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स रेट है। तो आपके टैक्स लायबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ठीक है, इंडिया कैन हैव एक्साइज इज राइट टू टैक्स ऑन सच पर्सन ओनली इफ, अगर कोई पर्सन जो है वो क्या है, रेसिडेंट है इंडिया के अंदर। ठीक है, नॉन रेसिडेंट के केस में अगर आप रेसिडेंट है इंडिया के तो आपको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट है लेकिन अगर आपने कोई इंडियन इनकम कमाई है तो भी आपको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर जो है वो आपका स्कोप ऑफ इनकम जो है वो क्या होगा, डिसाइड होगा। और वहां पे देखें फिर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर अपने को पता चलेगा कि कौन से इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है और कौन से इनकम पे आपको टैक्स पे नहीं करना। अब बात करते हैं पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का। अदर देन इंडिविजुअल की बात हो रही है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो क्या होगा। तो इनके लिए ये बोला गया, अगर मान लो कोई भी एचयूएफ, कोई भी एओपी या कोई भी बीओआई, अगर उसका, ध्यान देना, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो कहां पे, इन इंडिया है, तो वो क्या होगी, रेजिडेंट, नहीं तो वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। बात खत्म। तो अगर मान लो कोई भी एचयूएफ, कोई भी एओपी, कोई भी बीओआई जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली या पार्शियली, थोड़ा सा भी अगर कहां पे, इन इंडिया में, तो हम उसको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट मान लेंगे और उसको टैक्स पेमेंट इंडिया में ही करना पड़ेगा। और अगर उसका होली आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एचयूएफ के केस के अंदर जो है, एचयूएफ का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो किस पे डिपेंड करता है सर, एचयूएफ का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होना वो तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है अपने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे। लेकिन अगर मान लो कोई एचयूएफ जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में है तो वो क्या बन जाएगी, रेसिडेंट बन जाएगी। अब रेसिडेंट के बाद कहानी आगे बढ़ती है, या तो होगा ऑर्डिनरी या होगा नॉट ऑर्डिनरी। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो सर ये डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर। जो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है एचयूएफ का, उसको बोलते हैं हम लोग कर्ता। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन को जो है वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर दे, तो जो एचयूएफ है वो क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर कर्ता जो है वो एडिशनल कंडीशन जो होती है इंडिविजुअल की, अगर उसको वो सेटिस्फाई ना करे तो जो हमारी एचयूएफ होगी वो क्या होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कंपनी के केस में बताओ सर जल्दी से, कंपनी अगर मान लो इंडियन कंपनी है वो हमेशा क्या रहेगी, रेसिडेंट रहेगी। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट कहां पे, बाहर है, लेकिन उसने अगर अपना ब्रांच ऑफिस कहां खोल लिया, इंडिया में, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का पीओईएम इज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो कहां पे, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर वो इन इंडिया है तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे, मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। और अगर वो आउटसाइड इंडिया है, पीओईएम अगर कहां है, इंडिया से बाहर है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, फॉरेन कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। तो अपने को देखना पड़ेगा क्या, पीओईएम। ठीक है, अब बात आती है इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको डील करता है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन 6(1) जो वो क्या बोलता है, एक इंडिविजुअल का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो देखो समझना इसको, इंडिविजुअल जो है या तो होगा क्या, रेजिडेंट, या होगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब उसका रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना ये डिपेंड करेगा बेसिक कंडीशंस पे। किस पे, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन टोटल मिला के जो वो कितनी है, 2। अगर कोई इंडिविजुअल इन दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। और अगर वो दोनों को कर दे तो भी रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर दोनों में से किसी एक को भी ना करे तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट वो है जो बेसिक कंडीशन में कोई भी सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, वो तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट कौन होगा, जो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को क्या करते, सेटिस्फाई करते। अगर आप रेजिडेंट बन गए तो आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। अब वो इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया है, अब या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट या वो होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब एक इंडिविजुअल का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना ये किस पे डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के द्वारा सेटिस्फाई की गई एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन कितनी है, ये भी 2 हैं। बेसिक भी टोटल कितनी थी, 2 थी। बेसिक में क्या था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक बेसिक कंडीशन को भी जो है वो क्या करते, सेटिस्फाई कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। दोनों को कर दे तो भी रेजिडेंट, दोनों को ना करे तो बनता है वो नॉन रेजिडेंट। लेकिन एडिशनल कंडीशन जो है वो टोटल मिला के कितनी है, 2 है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। और एडिशनल कंडीशन के केस के अंदर जो है वो क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल जो कि क्या बन गया, रेजिडेंट तो बन गया, अब कहानी आगे बढ़ रही है कि वो ऑर्डिनरी है या वो नॉट ऑर्डिनरी है। क्यों, क्योंकि इसके बेस पर ही डिसाइड होगा कि उसको कौन सी इनकम के ऊपर क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। क्योंकि हमको मालूम है जो हमारे नॉन रेजिडेंट जो होते हैं, एनआरआई जो होते हैं, इनको ओनली
इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, इनके लिए फॉरेन इनकम जो है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। यस और नो? यस। तो इसीलिए अपने को देखना पड़ेगा यहां पे। तो अब जो भी अपना ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए जो है वो क्या है, जो भी अगर मान लो कोई रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा तो उसके लिए क्या है, दो बेसिक कंडीशन है। अगर दोनों बेसिक कंडीशन को आप क्या कर दें, सेटिस्फाई, तो आप बन जाएंगे ऑर्डिनरी। किसी एक को ही करें या दोनों में से किसी को भी ना करें तो आप क्या बन जाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सबसे पहले आएगा जी इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा होगा, तो इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है या तो वो होगा क्या, रेसिडेंट, या फिर क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। तो एक इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेसिक कंडीशन पे। अगर एक इंडिविजुअल जो है बेसिक कंडीशन में से कोई एक को सेटिस्फाई कर दे या दोनों को सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और अगर कोई वो इंडिविजुअल अगर दोनों में से किसी भी बेसिक कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई ना करे तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट बन गया तो कहानी आगे बढ़ेगी, या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट या होगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब एक रेसिडेंट इंडिविजुअल का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना वो किस पे डिपेंड करता है, सर वो डिपेंड करता है एडिशनल कंडीशन पे। अगर वो इंडिविजुअल दोनों एडिशनल कंडीशन को जो है वो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे तो वो हो जाएगा क्या, ऑर्डिनरी। और अगर वो दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई करे या दोनों एडिशनल कंडीशन में से किसी को भी सेटिस्फाई ना करे तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, आ जाओ। अब पहली बेसिक कंडीशन क्या है, पहली बेसिक कंडीशन यह है कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो असेसिन ने कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में क्या किया, स्टे किया। और दूसरी बेसिक कंडीशन जो है वो क्या है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम जो है वो 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में कम से कम टोटल मिला के 365 दिन उसने इंडिया में क्या किया, स्टे किया। अगर कोई इंडिविजुअल ये दोनों में से कोई एक कंडीशन को या दोनों को क्या करते, सेटिस्फाई करते तो वो बन जाएगा क्या बन जाएगा, सर वो बन जाएगा रेसिडेंट। क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। और अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अगर अब यहां पे कुछ जो है वो एग्जेम्पशंस है। अब एक्सेप्शन जो है वो किसके लिए है, दो लोगों के लिए। पहला, अगर आप जो है वो क्या है, आप इंडियन शिप के क्रू के मेंबर हैं तो आपका रेसिडेंट होना, क्योंकि आप तो समुद्र में रहते हो अक्सर, ठीक है, आप मर्चेंट नेवी के अंदर आप थे तो आप तो अक्सर समुद्र में रहते हो, तो आपका रेसिडेंट होना या आपका नॉन रेसिडेंट होना वो किस पे डिपेंड करता है, आपका रेसिडेंट होना या आपका नॉन रेसिडेंट होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके लिए 182 वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल है। आपके लिए ओनली 182 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल है, आपके लिए 60 दिन वाली कंडीशन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां पे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 1 के अंदर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया के सिटीजन है और आप जो है वो इंडियन शिप में क्रू के मेंबर हैं तो आपका रेसिडेंट होना या आपका नॉन रेसिडेंट होना, अब आपके लिए वो जो दो बेसिक कंडीशन थी उसमें एक ही एप्लीकेबल होगी, दैट इज 182 डेज वाली। कौन सी, 182। आपके लिए 60 दिन वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आपने 182 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ही आप रेजिडेंट माने जाओगे, नहीं तो आप क्या होगे, एनआरआई होगे। ठीक है। और दूसरा किसके लिए, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर कोई बंदा जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब पहली बात यह था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जिसने खुद ने या उसके पेरेंट्स ने या उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर दोनों दादा दादी या नाना नानी, अगर उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जो वो क्या लिया था, जन्म लिया। मतलब जो अपना 15 अगस्त 1947 को जब अपना देश जो है वो क्या हुआ, आजाद हुआ। 15 अगस्त को देश जो है वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं ना, ठीक है। तो 15 अगस्त से पहले बोले तो 15 अगस्त को तो देश जो है पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। 15 अगस्त से पहले अगर आपने, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जो है वो क्या लिया था, जन्म लिया था, तो हम, और आप जो है वो क्या कहां रहते हो, अगर विदेश में रहते हो तो भी हम बोलेंगे कि तुम हमारे बंदे हो, यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यू आर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया के अंदर आता है और इंडिया में थोड़ा टाइम आता है और आगे पैसे कमा के जाता है, तो उससे टैक्स लेना या नहीं लेना वो डिपेंड करेगा किस पे, बेसिक कंडीशन। और आपके लिए भी बेसिक कंडीशन जो है वो जो दो थी उनमें सिर्फ एक एप्लीकेबल होगी, दैट इज 182 डेज वाली। आपके लिए 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिक कंडीशन जो टोटल मिला के दो है, दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेसिक कंडीशन एक ही एप्लीकेबल होगी, ओनली 182 वाली। वो कौन कौन, या तो आप इंडियन क्रू के शिप के क्रू के मेंबर हैं, और या फिर आप जो है वो क्या है, पीओआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कभी कभार इंडिया के अंदर जो है वो आते हो और यहां पे थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो। तो आप लोगों का रेसिडेंट होना या आपका नॉन रेसिडेंट होना वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओनली 182 डेज वाली कंडीशन के ऊपर। अब यहां पे कुछ अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट जो है वो क्या दिया, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो इंडिया में आता है और इंडिया में 120 दिन रहता है, कितना, 120 दिन रहता है,
तो पहले ये बताओ, अगर वो इंडिया में आएगा और 120 दिन रहेगा तो क्या वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा? मुझे पहले ये बताओ सर। अगर वो इंडिया में आया और इंडिया में रह के अगर वो 120 दिन रहा तो सर देखो 60 दिन वाली कंडीशन तो उसके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, नहीं है ना, उसके तो ओनली 182 डेज वाली है, तो सर वो तो नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे एक केस जो है एक इंट्रोड्यूस किया और ये बोल दिया अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के अंदर आता है और वो 120 दिन रहता है और उसकी इंडिया में आके जो है उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, तो उसका रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना उसके लिए 120 दिन की कंडीशन आ जाएगी। अब वो क्या है, देखो अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में आएगा और इंडिया में आके अगर उसकी जो है वो क्या करता है 15 लाख रुपए की अगर वो इनकम जो है वो क्या करता है, कमा लेता है, ठीक है, 15 लाख से ज्यादा की अगर उसकी क्या है इनकम है, इंडियन इनकम, अगर उसने इंडिया में कोई भी पर्सन था जिसके पेरेंट्स ने या उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पार्टीशन के टाइम में इंडिया में जन्म लिया, फिर वो पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद में जब देश के दो टुकड़े हुए तो वो चला गया, ठीक है, मतलब वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो चले गए और वो यूके में शिफ्ट हो गए। अब यूके में शिफ्ट हो गए तो उसके माँ बाप जो है, मतलब जो पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके दादा दादी यूके में चले गए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उसका बच्चा जो है जो अब इंडिया में आता है, ठीक है, तो क्या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? यस, क्योंकि उसके दादाजी ने जन्म कहां पे लिया था, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया था। अब वो बच्चा जो है वो इंडिया में आता और इंडिया में आके पैसे कमाता है, और इंडिया में आके जब वो पैसे कमाएगा और इंडिया में आके उसने मान लो 15 लाख से ऊपर की जो है इनकम अर्न कर ली। अब इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है भाई टैक्स का पेमेंट, वो कह रहा है जी मैं तो 182 दिन से कम ही रहता हूं क्योंकि मैं तो ओनली 130 दिन रहता हूं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, अगर आपने इंडिया में अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के अंदर आया, इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाई और इंडिया में 120 दिन अगर आपने जो है वो क्या किया, स्टे किया है, तो भी हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। मतलब आपके लिए 182 वाली कंडीशन थोड़ी सी हम डिस्ट्रिक्ट कर देंगे 120। अगर आपने 120 दिन भी इंडिया में रुक गए ना और इंडिया में आके अगर 15 लाख से ऊपर का इनकम कमा लिया तो भी हम आपसे जो वो टैक्स लेंगे, ठीक है ना। तो ये देख लेना, अगर आपने 15 लाख से ऊपर की अगर इनकम को क्या किया, अर्न किया है, ठीक है, और अगर आपने 120 डेज ही अगर इंडिया में 120 दिन भी अगर इंडिया के अंदर जो है वो क्या कर लिया, स्टे कर लिया, तो फिर क्या होगा, तो आपको रेजिडेंट बोला जाएगा और रेजिडेंट बोल के हम आपसे जो है वो टैक्स का पेमेंट करवा लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद में अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाएगा तो फिर बात आएगी क्या, एडिशनल कंडीशन की। एडिशनल कंडीशन टोटल मिला के कितनी है, 2 है। अब एक इंडिविजुअल जब रेजिडेंट बन गया, अब कहानी आगे बढ़ेगी कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी। एक इंडिविजुअल का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना या नॉट ऑर्डिनरी वो किस पर डिपेंड करेगा कि क्या उसने एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई किया। एडिशनल कंडीशन टोटल मिला के हमको मालूम है कितनी है, 2। अगर आपने दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर दोनों में से कोई एक को सेटिस्फाई किया या एक को भी सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब वो कंडीशन क्या, सबसे पहली कंडीशन ये है कि पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों के अंदर कम से कम 2 साल आप क्या रहे हो, रेजिडेंट, और प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 सालों के अंदर कम से कम 730 दिन आपने इंडिया के अंदर क्या किया, स्टे। अगर आप ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाओगे, सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो हम बन जाएंगे क्या, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नहीं तो हम क्या बन जाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। केस खत्म। आगे तो अब इंडिविजुअल जो है वो क्या होगा, या तो रेजिडेंट होगा या फिर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट तो कहानी आगे बढ़ेगी तो ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी। और एक इंडिविजुअल को है डीम टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा अगर वो 120 दिन वाली कंडीशन वाली जो आपको बता दी है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स से अगर कोई भी इनकम मिलती है, कोई भी, अब देखो अब ध्यान से सुनना, कोई भी इनकम अगर इंडिया में एक्रू होती है, मतलब कमाई इंडिया में है, या इंडिया में रिसीव होती है, या एक्रू और रिसीव दोनों कहां होती है, इंडिया में, तो उसको बोल देंगे इंडियन इनकम। वो क्या, इंडियन इनकम है। और अगर कोई भी इनकम ना तो इंडिया में एक्रू हुई, ना तो इंडिया में एक्रू या अराइज हुई, और ना ही इंडिया में क्या हुई, रिसीव हुई, तो उस इनकम को बोल देंगे हम लोग क्या, फॉरेन इनकम। क्या बोल देंगे, फॉरेन इनकम, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। चलो जी, अच्छा आपको जो अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर, वो क्या था, 2 नए क्लॉज जो डाले थे वो क्या थे, ए पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू ऑल 3 कंडीशन गिवन बिलो। अगर वो एक पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, दूसरा उसकी इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, और तीसरा ही इज नॉट लायबल टू इनकम टैक्स। और अगर मान लो उसने जो है दूसरी कंट्री में इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करना, ठीक है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है उसको मान लिया जाएगा, ठीक है जी। अब उसको जो है वो इंडियन इनकम जो है उसके ऊपर इंडियन जो है वो इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, और फॉरेन इनकम पे हम उसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, ओनली इंडियन इनकम पे उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आती है स्कोप ऑफ इनकम का। तो सबसे पहले तो ये कि जो, अब सीधा नटशेल के अंदर बता देता हूं, 3 तरह का हमारा वो था,
इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमने देखा अभी, या तो एक इंडिविजुअल जो है वो क्या होगा, बोलो सर, या तो इंडिविजुअल जो है वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और या फिर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। ऐसा है, यस। अब दो तरह की इनकम होगी, या तो होगी इंडियन इनकम, और या फिर क्या होगी, बोलो सर, या तो इंडियन इनकम होगी और या फिर क्या होगी, फॉरेन इनकम होगी। यस और नो? अबे बोलो बे, यस सर, या तो इंडियन इनकम होगी और या फिर फॉरेन इनकम होगी जी। अब इंडियन इनकम अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट कमाएगा उसके लिए भी टैक्सेबल है। अगर कोई इंडियन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कमाएगा उसके लिए भी टैक्सेबल है, और अगर कोई इंडियन इनकम नॉन रेजिडेंट कमाएगा उसके लिए भी टैक्सेबल है। इसका मतलब इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। अब बात आती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्या है, एग्जेम्प्ट है। और फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। क्या है, टैक्सेबल है। अब बात आ गई किसकी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। अब इसके लिए वैसे फॉरेन इनकम जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसके लिए फॉरेन इनकम सारी की सारी जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, एक को छोड़ के। एक फॉरेन इनकम जो पीजीबीपी की इनकम है, कोई बिजनेस की इनकम है, और वो बिजनेस जो है वो कंट्रोल हो रहा है कहां से, इंडिया से। बिजनेस कहां है, एक ऐसा बिजनेस जो है कहां, आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई ऐसे बिजनेस की इनकम आपको मिल रही है जो बिजनेस कहां है, आउटसाइड इंडिया में है, कमाई भी आउटसाइड इंडिया हुई है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई, तो वो क्या हो गई, बोलो सर, वो तो हो गई हमारी फॉरेन इनकम। यस, लेकिन अगर वो फॉरेन इनकम जो आपको रिसीव हो रही है, वो जो बिजनेस है वो कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से हो रहा है, तो ये फॉरेन इनकम आपके लिए सिर्फ क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बाकी सारी फॉरेन इनकम आपके लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। बाकी सारी फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए अब मैं अगर नटशॉट में बोलूं, इनकम फ्रॉम सैलरी एग्जेम्प्ट है। क्या क्या एग्जेम्प्ट है, इनकम फ्रॉम सैलरी एग्जेम्प्ट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है। मतलब फॉरेन इनकम जो हो रही है सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से या अदर सोर्स से, ये सारी क्या एग्जेम्प्ट है। और पीजीबीपी भी एग्जेम्प्ट है। वो पीजीबीपी जो आउटसाइड इंडिया से क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन वो पीजीबीपी जो कंट्रोल हो रहे हैं कहां से, इंडिया से, सिर्फ ये फॉरेन इनकम जो है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। सिर्फ ये फॉरेन इनकम इसके लिए जो है वो क्या रहेगी, टैक्सेबल। अब जल्दी से बोलो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का क्या स्टेटस है सर? जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा उसके लिए इंडियन इनकम भी पूरी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी पूरी क्या है, टैक्सेबल है। जो नॉन रेजिडेंट होगा इसके लिए सर, इसके लिए इंडियन इनकम जो है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन इनकम जो है वो क्या, एग्जेम्प्ट है। और जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा इसके लिए सर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम तो पूरी की पूरी टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, एक को छोड़ के। कौन सी? वो पीजीबीपी हेड की इनकम जो कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारी इनकम इसके लिए क्या, एग्जेम्प्ट है। ओके जी सर, चलो आ जाओ आगे। यही सब यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ। सैलरी, अगर मान लो आपको जो है सैलरी डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब इधर देख लो, अगर आपको जो है वो कोई भी, आप विदेश में रहते हैं, ठीक है, और विदेश में रह के जो है वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कहां पे, लेकिन सर्विस जो है वो रेंडर की जा रही है कहां, इंडिया में। तो आपको अगर मान लो सैलरी, आप रहते हो यूएसए में और सैलरी भी कहां मिल रही है, यूएसए में, लेकिन सर्विस आप जो है वो रेंडर कर रहे हो कहां पे, इंडिया में। वहीं पे बैठ के जो सर्विस रेंडर कहां कर रहे हो, इंडिया में। चाहे सैलरी आपको यूएस में मिल रही हो, यूएस की कंपनी से मिल रही हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप सर्विस रेंडर कहां कर रहे हो, इंडिया में, तो वो आपको मान ली जाएगी कि वो टैक्सेबल, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा का, इंडिया में। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स को जो है वो क्या कर दिया, जो गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है, फॉरेन सर्विसेज की डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो है वो लगे हुए हैं, जो बेसिकली जो है वो इंडिया से बाहर ही रहते हैं, लेकिन सर्व किसको कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उनको अगर कोई भी सैलरी मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा, मतलब कहां पे, इंडिया के अंदर। लेकिन अगर मान लो ऐसे लोग जो जिनको गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही हो, जो रहते हैं कहां पे, बाहर रहते हैं, तो लेकिन वो सर्विस जो है किसके लिए, सैलरी अगर उनको मिल रही है किसके लिए, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन सैलरी देखो रहे गवर्नमेंट दे रही है, अगर उन लोगों को अलाउंसेस मिलते तो वो सारा का सारा उनके लिए क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा, डिविडेंड पेड बाय द इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है कहां, आउटसाइड इंडिया, तो
तो इट शैल बी डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, तो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, इंडियन इनकम है और इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर आपसे टैक्स चार्ज करेगी। ठीक है, इसके बाद में इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, अगर मान लो किसको मिल रही है, किसी भी एनआरआई को, अगर इंडिया का कोई भी बंदा अगर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रॉयल्टी या कोई भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो वो पे कर रहा है, और किसको पे कर रहा है, किसी भी फिरंगी को पे कर रहा है, तो अब यहां पे ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जिस पर्पस के लिए, जिस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हम फीस पे कर रहे हैं, वो बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में हो रहा है या इंडिया के बाहर। अगर वो इंडिया में हो रहा है तो उसको इंडियन इनकम मानेंगे और उस फिरंगी को उस टैक्स का पेमेंट कर, उस इनकम के ऊपर इंडिया के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमने जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस की जो फीस हमने जो उसको पे करी है, वो जिस बिजनेस के लिए हमने उसको पे करी, वो बिजनेस कहां है, वो हो रहा है आउटसाइड इंडिया में, वो बिजनेस कहां हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो उसका क्या केस है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर वो फीस जो वो पे कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई हम तो इसको इंडियन इनकम मानेंगे और टैक्स आपको इंडिया में पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पेमेंट जो है वो कौन कर रहा है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कर रहा है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये इसको माना जाएगा कि ये क्या है, फॉरेन इनकम है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हुआ कि आपने जो है इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर आपने कोई भी पे करी है, किसको पे करी, किसी भी एनआरआई को, कोई भी फिरंगी आदमी को आपने पे किया। अब क्वेश्चन ये है, जो आपने फीस उसको पे किया वो किस लिए किया, अगर वो आपने उस बिजनेस के लिए किया जो बिजनेस इंडिया में हो रहा है, तो जो आपने पे किया ना, वो माना जाएगा कि वो उस पर्सन की क्या हुई है, इंडियन इनकम हुई है। आपने मिस्टर जॉन को ये फीस पे कर दिया तो माना जाएगा मिस्टर जॉन की इंडियन इनकम है और उस पे टैक्स इंडिया में ही पे करना पड़ेगा, बात खत्म हो गया। अब पेमेंट करने वाला कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन अगर मान लो आपने इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अगर पे करी, किसको पे करी, किसी भी फिरंगी को पे करी, लेकिन और किस लिए पे करी, कोई ऐसे बिजनेस के लिए पे करी जो बिजनेस कहां पे है, आउटसाइड इंडिया में है, लेकिन पेमेंट करने वाली अगर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम तो उसके ऊपर टैक्स आपसे लेंगे ही लेंगे, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर फिरंगियों को कोई भी पेमेंट की जाती है, चाहे वो ऐसा बिजनेस के लिए जो इंडिया में रहा है, चाहे इंडिया के बाहर रहा है, तो गवर्नमेंट तो आपसे टीडीएस काटेगी। यह बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में है टैक्सेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। अगर मान लो कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है, ठीक है, बाहर से मान लो आईपीएल खेलने के लिए इंडिया के अंदर आ गया, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन जो है वो क्या है, अगर आपने इंडिया में आगे कोई भी पार्टिसिपेशन किया गेम में या कोई भी एडवर्टीजमेंट किया, उसके ऊपर अगर कोई पैसा मिला या कोई भी आर्टिकल छापा उसके ऊपर जो है वो कंपनी ने अगर आपको कोई भी क्या किया, पे किया है, तो जब भी आपको पैसा मिलेगा, जितना भी आपको टोटल पैसा मिला, मान लो आपको 1 करोड़ रुपए मिला, तो उसके ऊपर फ्लैट 20% की रेट से हम आपसे क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। तो 20% जो है वो क्या मिल जाएगा, टैक्स हो जाएगा। टीडीएस आपको आरओआई फाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो भी पर्सन आपको जो है वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपसे डायरेक्टली, जैसे बीसीसीआई अगर आपको पे कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको पेमेंट करने से पहले टीडीएस जो है वो 20% की रेट से क्या कर लेगा, काट लेगा। इसलिए आरओआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो आरओआई। क्यों, क्योंकि टीडीएस पहले जो है वो क्या कर लिया, काट लिया पेमेंट करने से पहले, तो अलग से आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं जो इंडिया के अंदर आके और जैसे आईपीएल यूपीएल खेल रहे हैं, तो उनको जो भी इनकम मिलता है उस पर फ्लैट 20% की रेट से जो टीडीएस काट लिया जाता है। ये है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, चलो अब आएगा हमारा अगला चैप्टर नंबर 4, जो है क्या, एग्रीकल्चर इनकम का। अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम जो है वो डिफाइन किया गया। कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन 2(1)(a) में, सेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1(a) के अंदर जो है एग्रीकल्चर इनकम को जो डिफाइन किया गया। और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या है, हमारी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। तो 2 सेक्शन है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, एक तो है 10(1) में तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्योंकि सेक्शन 10 बेसिकली एग्जाम्पशन का ही चैप्टर है, ठीक है ना। तो सेक्शन 10(1) के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। ओके, और एग्रीकल्चर इनकम को जो डिफाइन किया गया वो कहां किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1(a) के अंदर किया गया, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो है वो क्या आता है, ठीक है, तो अगर कोई भी रेंट या रेवेन्यू, अगर आपको जो है वो क्या होता है, आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम लैंड थी, अगर आपने उसको जो है वो क्या कर दिया, दे दिया, और बदले में आपको जो है वो क्या मिला, उस पर कोई रेंट मिल रहा है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। दूसरा, अगर आप खुद उस अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, प्रोड्यूस को जो भी आपने वहां से निकाला उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए वैक्सिंग कर रहे हो, जो भी जैसे सेब है, सेब के ऊपर जो है हम केमिकल लगाते हैं ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व है, वहां से अगर कोई भी इनकम मिलती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। या अगर आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के आते हो, ठीक है, फसल थी, फसल को बेच के, तो वहां से भी अगर जो इनकम होती है उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर इनकम। या अगर आपने जो है
कोई आपके पास में बिल्डिंग अवेलेबल थी, ठीक है, और आपने उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए वेयर हाउस के तौर पे अगर आपने उसको जो है वो क्या कर दिया, प्रोवाइड करवा दिया, और बदले में आपको रेंट मिल रहा है, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी। अब खास बात ये, अगर मान लीजिए आपका जो काम है वो क्या है, आपको अगर कोई इनकम हो रही है किससे, फॉर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़, आप रबड़, लेटेक्स हो गया, सेनेक्स हो गया, अगर आप इसको जो है वो क्या करते हो, बनाने का काम करते हो, इसका जो है वो क्या करते हो, ग्रो करते हो, उसको मैन्युफैक्चर करते हो, तो वहां से जो भी आपकी इनकम आएगी उस इनकम के दो हिस्से किए जाएंगे, एक तो होगी वो बिजनेस इनकम, एक होगी एग्रीकल्चर। ठीक है, मान लो 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए के अंदर जो है हम 35 रुपए तो आपके मान लेंगे बिजनेस इनकम, ठीक है, और 65 रुपए आपकी क्या मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम, जो कि क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर आप जो है वो क्या करते हो, ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करते हो किसको, कॉफी को, तो फिर दो हिस्से होंगे। पहले देखना पड़ेगा कि आप ओनली कॉफी को ग्रो और क्योर करते हो, या कॉफी को ग्रो करके क्योर करके रोस्ट भी करते हो, साथ में ग्राउंडेड भी करते हो। अगर आप कॉफी को ओनली ग्रो करते हो और क्योर करते हो, तो वहां पे जो भी आप अगर 100 रुपए कमाओगे तो 25% आपकी मानी जाएगी बिजनेस इनकम, और 75% जो है वो मानी जाएगी क्या, एग्रीकल्चर इनकम। और अगर आप कॉफी को आपने ग्रो किया, क्योर करके फिर रोस्ट भी किया, और रोस्ट करने के बाद उसको ग्राउंडेड भी कर दिया, पीस भी दिया बिल्कुल, तो आपने बिजनेस ऑपरेशन वहां पे क्या करें, ज्यादा करें, तो वहां पे आपकी बिजनेस इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अब अगर 100 रुपए आपने कमाई इस सब काम करके, तो उसमें 60% आपकी मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम, और 40% मानी जाएगी क्या, बिजनेस इनकम। अगर आप चाय को ग्रो और मैन्युफैक्चर करने का काम करते हो, तो उसको चाय को, खुद चाय के आपके बागान थे, वहां से आपने चाय की पत्ती लाए, फिर उससे आपने चाय पत्ती बनाई, देन उसके बाद उसको मार्केट में सेल किया, जो भी पैसा कमाओगे उस पैसे के दो हिस्से किए जाएंगे, जो इनकम होगी टोटल आई उसका 40% माना जाएगा बिजनेस इनकम, और 60% माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, फार्म बिल्डिंग से अगर कोई इनकम आती है, मान लो आपके पास में एक लैंड नहीं, अगर एक खाली लैंड थी और उस लैंड को अगर आपने किराए पे दे दिया, किस लिए, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखने के लिए, तो वहां से जो इनकम आएगी वो अदर सोर्स की इनकम है। लेकिन अगर आपने एक घर बना रखा था, उस घर को आपने जो किराए पे दिया, किस लिए, ताकि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रख लो, तो वहां से जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। खाली लैंड को अगर आपने जो है वो किराए पे दे दिया कि वहां पे जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रख लो, और वहां से अगर कोई इनकम आ रही है, कोई रेंट मिल रहा है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो अदर सोर्स की इनकम है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके बाद अच्छा ये लिमिट जरूर याद कर लेना, ठीक है, ये क्या क्या थी। इसके बाद में बात आती है क्या, टैक्स कैलकुलेशन का। तो इस बार ये क्वेश्चन वैसे आया भी था, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को, अगर मान लो आपको टैक्स निकालना है एग्रीकल्चर इनकम पे, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, अगर कोई एसएससी, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एसएससी ऐसा पर्सन है कोई जिसकी ओनली एग्रीकल्चर इनकम है, वो पूरी की पूरी उसकी क्या, एग्जेम्प्ट है, वो पूरी की पूरी क्या, एग्जेम्प्ट है। अगर लेकिन कोई एसएससी ऐसा है जो एग्रीकल्चर इनकम के साथ में बिजनेस इनकम भी कमा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम तो है लेकिन बिजनेस इनकम भी कमा रहा है साथ में, अब दोनों तरह की इनकम है, तो अब क्या करेंगे। तो अब जो है वो यहां पे गवर्नमेंट ने स्पेशल वो बोला, गवर्नमेंट बोले देखो वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्जेम्पशन हम स्पेशल तरीके से देंगे। एक बार तो आप एक काम करना, अपनी एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ के उसमें टोटल टैक्स निकाल लेना। फिर आप एक काम करना, आप ये मानना कि अगर आपकी ओनली एग्रीकल्चर इनकम होती तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में उसको ऐड करके उस पर टैक्स निकाल लेना, जो ऊपर टैक्स निकला था उसमें से जो नया टैक्स निकला उसको माइनस करना, वो टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो टैक्स का कंपटीशन करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया था क्लास में, एक बार देख लो दोबारा। तो स्टेप 1 में क्या करना, सबसे पहले ऐड करो नॉन एग्रीकल्चर इनकम को किसमें, एग्रीकल्चर इनकम पे, उसके ऊपर क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसको एक बार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में क्या करो, ऐड करो, उसके ऊपर क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो। इसके बाद स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 में जो टैक्स निकला उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये जो टैक्स आएगा इसके ऊपर जो भी सरचार्ज बनता है, सरचार्ज जो भी रिबेट रूबेट है उसको माइनस कर करके जो आएगा, ये आपको टोटल टैक्स है वो पे करना है। इसके ऊपर 4% जो है वो एचईसी क्या करना, जोड़ लेना, ये टोटल टैक्स है जो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर कोई भी रेंट या रेवेन्यू डिराइव होता है किससे, लैंड से, या कोई भी इनकम होती है एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, या कोई भी अगर इनकम हुई फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, या इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, या इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग, ये यहां से अगर कोई भी आपको इनकम आती है तो वो है आपकी क्या, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ओके, इसमें और खास बात क्या है, अच्छा ये कुछ वो है यार, ये देख लेना एक बार। एक तो पहला ही ये पॉइंट देख लो, एग्रीकल्चर इनकम बाय वे ऑफ रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड। अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है रेंट से या रेवेन्यू से, जो डिराइव कहां से किया, लैंड को किराए पे देगी,
लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज कंप्यूटेड, तो उसको जो है वो कहां जाएगी, वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है ना। दूसरा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिल्डिंग, एग्रीकल्चर बिल्डिंग से जो इनकम हुई है वो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, लेकिन उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं उस तरीके से उसका कंप्यूटेशन होगा, लेकिन वो मानी क्या जाएगी, वो मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। इसके बाद में फिर ये था एनी अदर एग्रीकल्चर इनकम इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम चार्जेबल टू द इनकम द हेड पीजीबीपी, तो उसको हम अलग तरीके से क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। और खास बात इफ देयर इज लॉस, अगर मान लो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके अगर क्या होगा, कोई लॉस हो गया, तो उसको आप जो है अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और रिटर्न ऑफ इनकम उसके लिए आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इज लॉस, लेकिन अगर मान लो आपने नेट कंप्यूटेशन किया और वो क्या आ गया, लॉस आ गया, तो लॉस ऑफ कंप्यूट इज इग्नोर, तो उस लॉस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे एंड नेट एग्रीकल्चर इनकम इज डीम्ड टू बी निल माना जाएगा। नेट एग्रीकल्चर इनकम को फिर हम 10 रुपए के मल्टीपल में क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अब ये कुछ इनकम ऐसी है जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो माने जाएंगे, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम मार्केट हो गया, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरी हो गया, इनकम फ्रॉम माइनिंग हो गया, तो ये, या इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोइंग ग्रास हो गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम ट्री बैम्बूज जो आपने खुद ने ग्रो नहीं किया, आपने अभी उगे थे, आपने काट टूट के उनको बेचा, वहां से जो इनकम आएगा वो आपकी क्या मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो एक बार इसको रीडिंग कर लेना, ये सब इनकम जो है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ओके जी सर, ये हो गया आपके 4 चैप्टर। अब आ जाओ आगे अपने नए चैप्टर पे, डिडक्शन। आ जाओ भाई जल्दी से, डिडक्शन को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ, डिडक्शन जो है चैप्टर 6A की डिडक्शन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। देखो अब यहां पे दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 10 जो बेसिकली बात कर डिडक्शन का, और एक है चैप्टर 6A की डिडक्शन जो बेसिकली जिसमें डिडक्शन आएंगे 80C से लेकर के 80U तक की। तो अगर मान लो कोई एग्जामिशन चैप्टर 10 सेक्शन 10 के अंदर जो है वो बात की जाती है किसकी, एग्जामिशंस की, ठीक है। तो सेक्शन 10 जो है वो उसमें बात की जाएगी एग्जामिशन का। एग्जामिशन का मतलब ये वो इनकम है जो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सच इनकम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम एंड डू नॉट एंटर इनटू द कंपटीशन प्रोसेस एट ऑल। और जो चैप्टर 6A के अंदर है वो क्या, पहले आपकी इनकम के अंदर वो जोड़ा जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा, और फिर आपको डिडक्शन मिलेगी कहां पे, सेक्शन 80C से 80U में। ये दोनों के अंदर जो है वो क्या होता है, डिफरेंस है। अब कुछ खास बातें इससे रिलेटेड भी कि एग्रीगेट अमाउंट जो है डिडक्शन का अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड द जीटीआई। कभी भी मतलब ये डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होगी। डिडक्शन मैक्सिमम जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम के बराबर हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी। दूसरा, डिडक्शन की वजह से जो है वो कभी भी आपको लॉस राइज नहीं होगा। मान लो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम तो बन रही है 100 रुपए और रिडक्शन 120, तो ऐसा नहीं है कि आप 100 में से 120 माइनस करेंगे और बोलोगे 20 रुपए मेरा क्या लॉस है, नहीं। मैक्सिमम रिडक्शन जो आपको मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा, 100 रुपए तक का ही, ठीक है। रिडक्शन किसमें से मिलती है, जीटीआई में से। अब रिडक्शन के सेक्शन 80C से लेके 80U, सबसे पहले 80C की रिडक्शन एप्लीकेबल है किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिविजुअल ने कोई भी LIC जो है वो ली थी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, और उसके ऊपर उसने कोई भी प्रीमियम पे किया किसके लिए, खुद के लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या चाइल्ड के लिए, ठीक है, तो उसकी रिडक्शन आपको मिलेगी कहां पे, सेक्शन 80C में, ठीक है। अगर आपने कोई भी पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट किया PPF में, RPF में, सुपर एन्युएशन फंड के अंदर, तो उसकी रिडक्शन मिलेगी कहां पे, सेक्शन 80C में। मैक्सिमम रिडक्शन जो है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपया। कितना है, 1.5 लाख रुपया। कोई भी पैसा अगर आपने कंट्रीब्यूट किया नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC में, तो रिडक्शन मिलेगा कहां पे, सेक्शन 80C में। अगर आपने जो है वो कोई लोन लिया था, उस लोन का अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं, लोन लिया था 10 लाख रुपए का, और लोन का अगर जो आपकी हर महीने जो किस्त जारी है, हर साल आपकी किस्त जारी है, तो उसमें इंटरेस्ट को हटा दो, जो रीपेमेंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट को आप रीपे करते हो उसकी रिडक्शन मिलेगी कहां पे, सेक्शन 80C में। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपया। फिर 80CCC जो है वो किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिविजुअल ने जो है वो क्या लिया, कोई भी एन्युटी प्लान लिया हुआ किसका, LIC का, और उसके अंदर कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट किया, तो रिडक्शन मिलेगी कहां, 80CCC में। मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख रुपए तक का। फिर 80CCD1, अगर आपने कोई भी जो है वो क्या, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, अब आपने जो है वो क्या किया है, कोई भी कंट्रीब्यूशन किया किसमें, पेंशन फंड के अंदर, ठीक है, तो उसकी रिडक्शन मिलेगी कहां पे, 80CCD1। सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड है, ऊपर था LIC का, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड। तो अगर मान लो इंडिविजुअल ने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन फंड में कोई भी पैसा जो है वो क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉई है तो रिडक्शन जो है वो मिलेगा कहां, 80CCD1 में, कितना, 10% ऑफ सैलरी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो 14% ऑफ सैलरी तक की आपको रिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और अगर आप
अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं, मतलब आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या रहेगा, उसके अंदर आपको 20% ऑफ जीटीआई तक की डिडक्शन आपको मिलेगी, जितना भी पैसा आपने इसके अंदर क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है। फिर आएगा 80CCE जो है वो ये बोलता है कि 80C की, 80CCC की और 80CCD1 की, इन तीनों की मिलाकर के डिडक्शन मैक्सिमम कितनी होगी, 1.5 लाख रुपए होगी। फिर आएगा 80CCD1B, ये क्या है, ये एडिशनल डिडक्शन की बात करते हैं। आपने 80CCD1 में आपकी डिडक्शन जो है वो बन रही थी मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है, और मतलब आपने कंट्रीब्यूट तो किया था 5 लाख रुपए, लेकिन आपकी डिडक्शन बन रही है मान लो मैक्सिमम मान लो 1.5 लाख रुपए, तो जो रह गई डिडक्शन, जो क्लेम नहीं हो पाई, तो उसका 50,000 रुपए तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, कहां पे, 80CCD1B में। तो 80CCD1B जो है वो बोलता है एडिशनल डिडक्शन। एडिशनल का मतलब क्या, आपने टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 5 लाख का किया था एनपीएस के अंदर, और आपको जो डिडक्शन मिली है 80CCD1 में वो मिली है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, तो रिमेनिंग 3.5 लाख जो रह गया उसकी डिडक्शन तो नहीं मिली, तो उसमें से 50,000 रुपए तक की डिडक्शन एडिशनल और आप क्लेम कर सकते हो 80CCD1B में। और 80CCD2 जो वो क्या बोलते हैं, अगर एम्प्लॉयर ने, आपने तो पैसा कंट्रीब्यूट किया एनपीएस में, अगर एम्प्लॉयर ने भी आपके बिहाफ पे कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया एनपीएस में, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको कितना, मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी, ठीक है। इसके बाद है 80C वाला हो गया, फिर आएगा 80D। अच्छा ये देखना, अगर एनपीएस से कोई पैसा पार्शियल विड्रॉल करते हो, ठीक है, 25% एम्प्लॉय ने जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया, अगर वो उसमें से जो पैसा निकालता है, कितना, उसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया उसका 25% तक, तो वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। अमाउंट रिसीव बाय असेसी ऑन क्लोजर, अगर आप जो है वो क्या करते हो, एनपीएस अकाउंट को क्या करते हो, बंद करते हो, तो जो भी आप टोटल अमाउंट आपको रिसीव होगा उसका 40% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। इसमें से अगर मान लो आपके नॉमिनी को अगर कोई पैसा मिलता है, अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है जिसका एनपीएस था और उसके नॉमिनी को अगर पैसा मिले, तो वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। पेंशन रिसीव आउट ऑफ एनपीएस, तो वो क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। अगर मान लो ऊपर से जो भी पैसा मिला, अगर उसको यूज कर लिया एन्युटी प्लान को परचेस करने पर, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर मान लो एन्युटी प्लान से कोई पेंशन मिलती है, तो वो क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। फिर आएगा 80D। 80D बेसिकली जो बात करते हैं किसके लिए, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ले रखी है और प्रीवियस ईयर में आपने उसके ऊपर जो है वो कोई भी जो प्रीमियम को क्या किया, पे किया, तो डिडक्शन आपको मिलेगा कहां, 80D में, ठीक है। प्रोवाइडेड कि जो भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो आपने किसमें किया हो, अदर देन कैश किया हो, ठीक है। अब कितना है, खुद के लिए लिया है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए तो है 25,000, और अगर पेरेंट्स के लिए लिया तो फिर कितना, उनके लिए अलग से 25,000। लेकिन अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो उनके लिए हो जाएगा कितना, सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए हो जाएगा अलग से कितना, 50,000 रुपए, ठीक है। फिर 80DD। 80DD जो है वो बात करते हैं किसके लिए, ड्राउनी बीमारी, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग ये है कि अगर असेसी ने जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो है किसी भी डिपेंडेंट का जो है वो क्या किया, मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, और वो डिपेंडेंट उसका क्या था, डिसेबल था, तो उसको डिडक्शन मिलेगा फ्लैट, कितना, अगर वो जनरल डिसेबल है तो 75,000 रुपए, और अगर वो सिविल डिसेबल था और उसका वो इलाज करवा रहा है, तो यहां पे एग्जाम उसको एक्सपेंसेस कौन देखना, सीधे रिडक्शन जो है वो फ्लैट मिलेगा कितना, 75,000, और अगर सीविल डिसेबल है तो 1,25,000 रुपए। 80DD ये बोलता है अगर असेसी ने जो है वो स्पेसिफिक बीमारी का जो है वो इलाज करवाया किसी भी डिपेंडेंट का, ठीक है, तो रिडक्शन मिलेगा कितना, अगर नॉर्मल कोई नॉर्मल पर्सन है 60 साल से कम का अगर वो पर्सन है तो 40,000 रुपए, अगर वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम जो वो कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए। तो जितना खर्चा आया या मैक्सिमम 1 लाख, विच एवर इज लेस। फिर 80E बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर असेसी ने जो प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी जो है वो क्या लिया, लोन लिया, और लोन लिया किसके लिए, खुद के एजुकेशन के लिए, स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए, ठीक है, या किसी ऐसे बच्चे के लिए जिसका वो लीगल गार्जियन है, ठीक है, तो उस इंटरेस्ट, उस लोन के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट वो करता है प्रीवियस ईयर में, तो उसकी रिडक्शन मिलेगी कहां, 80E में। फिर 80EE, ये अगर असेसी ने जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर घर को बनाने के लिए जो वो क्या लिया, लोन लिया, और इंडिविजुअल ने वो जो लोन लिया है, जिस घर के लिए लोन लिया उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 50 लाख या 50 लाख से कम है, और लोन जो है वो सैंक्शन हुआ है 2016-17 के अंदर, ठीक है, और लोन मैक्सिमम जो कितने का, 35 लाख रुपए या उससे कम का है, और असेसी के पास में जो है वो कोई और दूसरा घर नहीं है, तो उस केस के अंदर जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50,000 का। लेकिन अगर आपने ये डिडक्शन ऑलरेडी आप हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर चुके हो तो यहां डिडक्शन नहीं मिलेगी, यहां पे आपको डिडक्शन तभी मिलेगी अगर वहां पे आपने क्लेम नहीं किया, मतलब आपका टोटल जो इंटरेस्ट बन रहा था वो बन रहा था, एग्जांपल है, अगर टोटल इंटरेस्ट आपको जो बन रहा था वो बना था मान लो 3 लाख रुपए, तो वहां तो मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के अंदर जो है मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलती है, 50,000 रुपए, तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए, तो उसके ऊपर जो है 50 की एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको जो है वो मिल जाएगी 80EE
ई में। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो घर को बनाने के लिए कोई भी लोन लिया है, उसके ऊपर अगर कोई ब्याज बनता है, उस ब्याज के 50,000 रुपए तक की रिडक्शन 80 के अंदर आपको मिल जाएगी। 80 जो है ये भी उसी के लिए यहां पर रिडक्शन जो है वो कितनी हो जाएगी 1.5 लाख। अगर आप चाहे तो ये भी ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी लोन लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए और उसके ऊपर कोई ब्याज का पेमेंट करोगे तो वहां रिडक्शन मिलेगी कितना 1.5 लाख 80 में। 80 जो है वो बोलता है क्या, अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो क्या लिया, कोई घर किराए पे लिया, उसके ऊपर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो और अगर आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है वो सैलरी हेड के अंदर रिसीव नहीं हो रहा है और आपका कोई दूसरा घर भी नहीं है, तो आपको जो है रिडक्शन मिल जाएगा 80 में। कितना मिलेगा, 3 कंडीशन है, 3 में जो सबसे कम होगा उतनी आपको रिडक्शन मिल जाएगी। क्या 25% होता है एडजस्टेड टोटल इनकम, दूसरा 5,000 रुपए पर मंथ या रेंट पेड माइनस 10% होता है एटीआई। जो तीनों में सबसे कम होगा उतना रिडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर 80G, अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी पैसा जो वो क्या किया डोनेट किया तो रिडक्शन मिलेगा 80G में। लेकिन डोनेशन जो है वो अगर कैश में करिए तो मैक्सिमम 2,000 रुपए तक की लिमिट मिलेगी और अगर अदर देन कैश है तो जितना भी डिडक्शन जितना भी आपने डोनेशन दिया उस सब की डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर 80GA ये बोलता है अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी पैसा डोनेट किया किसको, रिसर्च एसोसिएशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, किसको, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, तो उसकी रिडक्शन मिलेगी कहां पे 80GA में। उसके बाद 80GB जो है वो क्या है, अगर आप जो है वो कंपनी और आपने पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई भी पैसा क्या किया डोनेट किया तो रिडक्शन मिलेगी 80GB में। और अगर आप अदर देन कंपनी है, ठीक है, आप इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, एओपी हो, बीओ और अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया तो आपको रिडक्शन मिलेगी 80GC में। अगर प्रीवियस ईयर में आपकी कोई रॉयल्टी की इनकम आती है कहां से, बुक से, कॉपीराइट से, तो रिडक्शन मिलेगी 80 क्योंकि वो बी में कितना है, जितना इनकम या फिर 3 लाख विच एवर इज लेस। 80RR भी बोलता है अगर आपको रॉयल्टी की इनकम आती है कहां से, पेटेंट से, तो वो इनकम तो है तो उसकी रिडक्शन, अब आप इनकम तो है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड हो गया। अब रिडक्शन जो है वो मिलेगा 80RRB में कितना, जितनी वो इनकम है या फिर 3 लाख विच एवर इज लेस। 80TT है अगर आपने जो है वो क्या किया है, कोई भी सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कर रखा है, ठीक है, और सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो उस इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको मिल जाएगी 80TTA में मैक्सिमम कितना 10,000। लेकिन अगर आप जो है वो क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन है, ठीक है, या सुपर सीनियर सिटीजन है और आपका कोई बैंक में खाता है और उसके ऊपर अगर मान लो सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर आपको जो है वो क्या मिल रहा है, कोई भी सेविंग डिपॉजिट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 रुपए तक आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा 80TB के अंदर। और 80U जो है वो क्या है, अगर जो एसएससी है वो खुद ही अगर वो क्या है डिसेबल है तो उसको जो है वो डिडक्शन मिलेगा कितना, जनरल डिडक्शन है 75,000 की, और अगर वो सीवियर डिसेबल है तो कितना हो जाएगा 1,25,000 की, ठीक है। 80DD ये एक अमेंडमेंट था 80DD का, वो क्या कि डिडक्शन जो है 80DD में जो अवेलेबल है किसके लिए, अगर आपने एलआईसी में अगर आप जो है वो किसी डिपेंडेंट का इलाज करवा रहे हो, ठीक है, और अगर आपने उसके लिए एलआईसी में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया तो उसकी डिडक्शन आपको 80DD में मिलेगी। तो ये क्या है, डिडक्शन इज आल्सो अवेलेबल फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिट इन ए स्कीम ऑफ एलआईसी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच डिपेंडेंट। अगर आप एक डिसेबल डिपेंडेंट था उसका आप इलाज करवा रहे थे तो अगर आपने उसके लिए एलआईसी में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसकी डिडक्शन आपको 80DD में मिलेगी। और कितनी है, 75 या 125। इसके बाद है जी आपकी कुछ डिडक्शन जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, ये है सेक्शन 10AA, 80IA, IAB, 80IAC, IB और LA। 80 अब ये सेक्शन 10AA की रिडक्शन किसके लिए, अगर आपने कोई भी यूनिट जो है एस्टेब्लिश करिएगा यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो आपको वहां पे जो है वो रिडक्शन मिलेगी अगले 15 सालों तक। 15 सालों तक रिडक्शन जो है वो मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, पहले 5 साल जितना भी पैसा कमाओगे 100% एग्जाम्प्ट है, अगले 5 साल 50% एग्जाम्प्ट है और अगले 5 साल जो है वो 50% एग्जाम मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है एक स्पेशल रिजर्व अकाउंट जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद अगला है सेक्शन 80IA, 80IAB। अगर एसएससी जो है वो क्या स्पेसिफाइड एसएससी है और वो को स्पेसिफाइड बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो अगले 10 से 15 सालों के लिए जब उसने कमेंसमेंट कर दिया तो अगले 10 से 15 साल तक जो भी वो इनकम कमाएगा वो हम क्या कर देंगे, एग्जाम। तो 100% जो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 80IAC, ये किसके लिए, जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं या कोई भी एलएलपी जिसकी टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं 100 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं थी, तो उनके लिए क्या है कि वो जितना भी पैसा कमाएंगी, ठीक है ना, तो अगले 10 सालों तक जो है वो अमाउंट उनका क्या हो जाएगा, 100% ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 80IAB, ये है एसएससी जो है स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है, और स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर वो जो है वो क्या है, एंगेज है, और उसका पीरियड जो वो क्या रहेगा, अगले 10 साल तक करेगा, ठीक है। तो अगले 10 साल में वो जो भी पैसा कमाएगा वो 100% जो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा 5 सालों में, और उससे अगले 5 साल के अंदर वो कितना हो जाएगा, 25% तक वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और आखिरी जो है वो क्या 80LA, ये किसके लिए, कोई भी शेड्यूल बैंक अगर आपने जो है वो ओपन किया है कहां पे, ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर,
ठीक है। तो वहां पे आप जो भी जो है वो क्या करोगे, इनकम कमाओगे, तो अगले 10 सालों तक जो है आपकी जो भी इनकम है वो 100% जो है वो क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी कोई भी बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश कर लिया। ओके जी सर, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10। अब आएंगे एएमटी। एएमटी का जो टॉपिक है वो क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये क्या बोलता है कि अगर एसएससी ने जो है वो सेक्शन 80IA से लेके 80RRB की रिडक्शन को जो है वो क्या किया, क्लेम किया। एएमटी का टॉपिक जो है वो क्या बोलता है, अगर एसएससी ने जो है सेक्शन 80IA से लेके 80RRB की रिडक्शन को जो है वो क्या किया, क्लेम किया, तो उसके ऊपर जो है वो एएमटी का प्रोविजन जो है वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपको नॉर्मल रेट से जो टैक्स निकालना पड़ेगा और साथ में आपको एएमटी का भी टैक्स निकालना पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल टैक्स जो है वो एएमटी से ज्यादा बन रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल टैक्स का पेमेंट करना। लेकिन अगर आपका नॉर्मल टैक्स जो है वो कम बन रहा है और एएमटी ज्यादा बन रहा है, तो आप अभी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो भी बन रहा है वो आप पे करना। जितना एक्स्ट्रा पे करोगे उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा और अगले 15 सालों तक आप उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो एएमटी जो वो कितना है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए 18.5, लेकिन अगर आपने अपनी यूनिट को आईएफएससी के अंदर जो है वो क्या कर दिया, ऑपरेट कर रहे हो, तो वहां पे कितना है, 9%। और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आपके लिए जो है टैक्स का रेट जो है वो कितना है, एएमटी 15% है, प्लस सरचार्ज और ये सब जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, तो उसके लिए बता रखा है। सबसे पहले अच्छा टैक्स जो एएमटी का टैक्स निकलेगा वो किसके ऊपर निकलेगा, बुक प्रॉफिट पे। ठीक है, अब यहां पे जो वो एडजस्टेड मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम पे, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे, टोटल इनकम जो आपने निकाली थी वो आप ले लो, उसके अंदर अब जो आपने डिडक्शन पहले क्लेम करी थी उसको दोबारा ऐड बैक कर लो। सेक्शन 10A की एग्जाम्पशन से उनको दोबारा क्या कर लो, ऐड बैक कर लो। और सेक्शन 35A में अगर कोई क्लेम दिया था उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। ये आपका आ जाएगा क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम। इसके ऊपर आप जो है 18.5% की रेट से टैक्स निकालना, फिर उसको कंपेयर करना अपने किससे, नॉर्मल टैक्स से। अगर आपका नॉर्मल टैक्स वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो नॉर्मल टैक्स पे करना। अगर आपका नॉर्मल टैक्स कम आ रहा है, एएमटी ज्यादा है, तो आपको एएमटी पे करना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटेशन यहां पे बता रखा है। स्टेप 1 के अंदर आप जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूट करो टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है, निकाल लिया। फिर स्टेप 2 के अंदर कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम जो कंप्यूट किया था नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, वो ले लिया। अब उसमें जो है वो क्या करोगे, एड लेस कर लोगे आप। ठीक है, एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी और फिर उसके ऊपर आपने क्या कर लिया, 18.5 की रेट से टैक्स निकाल लिया। अब जो दोनों में हाईयर होगा वो टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और जितना टैक्स आपने पे कर दिया उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। तो एएमटी पेड इन एक्सेस। अगर आपने नॉर्मल टैक्स पे किया तो क्रेडिट तो बनता नहीं है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल टैक्स था 5 लाख रुपए और एएमटी का टैक्स बना 6 लाख, तो आपको पे करना पड़ेगा 6 लाख रुपए। तो 1 लाख जो आपने फालतू टैक्स का पेमेंट कर दिया है उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। और वो क्रेडिट को आप अगले 15 सालों तक जो है वो एडजस्ट करवा सकते हो। ओके जी सर, लो जी, ये था आपका एएमटी। इसके बाद एक टॉपिक और है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले इसके अंदर तो था डीम्ड इनकम। तो सेक्शन 68 जो वो कैश क्रेडिट की बात करता है कि अगर आपके खाते के अंदर कोई कैश मिला, ठीक है, जिस हमने पूछा कहां से आया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट जवाब नहीं था, या अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सपेक्टेड मनी है, तो मतलब ये कोई भी अगर आपकी ये सब पैसा अगर आपके पास से पाया गया, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड नेचर का था, पूछा कहां से है, आपके पास जवाब नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको आपकी इनकम मान लेगी, उस पर 60% की रेट से फ्लैट आपसे टैक्स ले लेगी अंडर सेक्शन 115BBE। ठीक है, और ये जो इनकम हम आपके मानेंगे उसके ऊपर आपको कोई भी सेट ऑफ का प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। अगर हाउस प्रॉपर्टी से जो है वो कोई भी लॉस आ गया तो उसको आप पहले जो है वो क्या करोगे, हाउस प्रॉपर्टी की ही दूसरे हाउस की इनकम से उसको एडजस्ट करोगे। हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अदर हेड से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए तक। और अगर जो लॉस है वो था मान लो 3 लाख का, तो वो जो 1 लाख बच गया उस लॉस को आप आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले 8 सालों के लिए। ठीक है, और अगले 8 सालों में आप उसको सेटअप करोगे ओनली कहां से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। अगर पीजीबीपी हेड से अगर आपका कोई भी जो है वो क्या आ गया, लॉस आ गया, तो उसको अदर पीजीबीपी हेड की इनकम से आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अगर अदर पीजीपी नहीं है तो उसके अलावा अदर हेड की इनकम से भी सेटअप कर सकते हो, सैलरी को छोड़ करके। और अगर अभी भी सेट ऑफ नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, और अगले 8 सालों में जो है वो क्या करेंगे, ओनली पीजीपीपी हेड से जो है वो क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस करो और वहां से अगर कोई लॉस हो गया तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। नहीं हुआ तो अगले 4 सालों के लिए इसको क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, और अगले 4 सालों में ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आप कोई भी लॉस हो गया जो कवर्ड है सेक्शन 35AD में, तो यहां से अगर कोई लॉस हो गया तो इसको अदर किसी स्पेसिफाइड बिजनेस से आप इसको जो है वो सेट ऑफ कर सकते हो। नहीं हुआ तो इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और आगे फ्यूचर के अंदर जो है अगर कभी भी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से अगर कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम आएगी तो वहां से आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे।
अब एब्सॉल्यूट डेप्रिसिएशन को जो है वो किसी भी हेड से आप जो है सेटअप कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो उसको एनी नंबर ऑफ ईयर के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उसको करंट ईयर में जो है वो आप सैलरी हेड से कभी भी जो है वो मतलब सेट ऑफ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर लो, नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर लो, नहीं है तो अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, और अगले 8 सालों में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल ये जो लॉस था जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया था इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से आप सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप जो है ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करोगे, नहीं है अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड, और अगले 8 सालों में ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगर कोई भी आपका कोई लॉस हो गया ओइंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्स का, तो इसको ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का कोई दूसरी इनकम है उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं है तो अगले 4 सालों के लिए इसको जो है वो क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉस जो है वो ये रहेगा। ओके जी सर, लो जी ये हो गया आपका नेक्स्ट चैप्टर। एक काम करो, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप एक बार ना इतना करो, ये जो हमने चैप्टर अभी करे हैं 4 और आई थिंक हमने 2 या 3 कर लिए, 3 चैप्टर ये हो गया, 7 चैप्टर अपने हो गए हैं, एक बार इनको आप रिवाइज करो। ओके, और बाकी वाले आप फिर अपनी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे फिर यूं ना हो कि गचपुच हो जाए बिल्कुल ही सब कुछ ना, तो मैच नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए एक बार जो है वो आप ये चैप्टर्स को रिवाइज करो, 1.5 घंटे की वीडियो वैसे भी हो गई है, इतना कर लो, बैठ के पहले इसको तसल्ली से रिवाइज करो, फिर हम आगे जो है वो अगला चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे वो भी बताइएगा, और अगर आप दिसंबर के लिए प्रीपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं, नीचे नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।